तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्कैरियर देन अ ब्लेड के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो एज यूजुअल यहाँ पर इस सीरीज को मैंने स्टार्ट किया और इसकी भी 6 या 9 एपिसोड्स अपलोड करूंगा और अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया तो फिर इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर एक दादा और पोते का सीन दिखाया जाता है कि दादाजी अपने पोते को यहाँ पर बता रहे होते हैं कि एक ब्लेड से ज्यादा खतरनाक वेपन कौन सा होता है। तो वो से कहते हैं कि एक बोझ होती है, वो एक सेक्रेट वेपन की तरह होती है जो कि यहाँ पर एक ब्लेड से बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अब बताओ कि किसी के हाथ में एक तलवार है, तुम्हें इससे ज्यादा डर नहीं लगेगा क्योंकि तुम उससे अवॉइड कर सकते हो, तुम अपने आप को उस तलवार के अटैक से बचा सकते हो। लेकिन एक बो ब्लेड की मदद से जब तुम यहाँ पर दूर से अटैक करते हो तो तुम्हें दूर से आता हुआ तीर दिखाई नहीं देता, तुम्हें नहीं पता कि कौन से एंगल से आकर वो तीर तुम्हारी बॉडी के अंदर धंस जाएगा। तो इसी वजह से एक ब्लेड से ज्यादा स्कैरियर एक बो होती है। तो यहीं पर हमें माउंटेन्स का सीन दिखाते हैं जहां पर जंगल में दादा और पोता दोनों रह रहे हैं। दादाजी यहाँ पर अपने पोते को ये सारी की सारी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वो उसे बो एरो की और साथ में मार्शल आर्ट सिखा रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही उनका पोता जो होता है अपने हाथ में वहां पर बोक लेकर खड़ा होता है और सामने की तरफ शूट करता है। वो उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर सामने की तरफ शूट करना होगा। तो हीरो जो होता है वहां पर अपनी बो को सामने की तरफ करता है और साथ ही वो बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगाता है। तो ग्रैंडपा से कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें इसकी सेकंड फॉर्म सिखाता हूँ जिसमें तुम यहाँ पर मल्टीपल एरोज को एक साथ रिलीज कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारे सामने काफी सारे दुश्मन और तुम्हें यहाँ पर एक साथ तेजी के साथ उनके ऊपर अटैक करना हो तो तुम्हें यहाँ पर क्राउच करते हुए या फिर अपने बाजू को ऊपर उठाकर या फिर नीचे करके काफी सारे तीरों को एक साथ शूट करना पड़ सकता है, जिसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा स्पीड दिखानी होगी। हम लोग इस फार्म को रैपिड फार्म कहेंगे जिसमें हम लोग एक साथ काफी सारे तीर्स को रिलीज करते हैं। फिर साथ ही ग्रैंडपा से कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें अगला लेवल बताता हूँ जिसमें तुम एक साथ मल्टी शॉट कर सकते हो और उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताता हूँ कि तुम उसे कैसे करोगे। तुम अपने आप को एक परफेक्ट तीरंदाज तब तक नहीं कह सकते जब तक तुम एक साथ मल्टी शॉट नहीं लगा लेते, और मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। इसी के साथ ही ग्रैंडपा जी बिल्कुल बाहुबली की तरफ वहां पर 3 एरोज लेते हैं और तीनों एरोज को एक ही बार अपनी बो के अंदर लोड करते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 3 एरोज को एक साथ रिलीज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर की एम्बेड होती है इसी वजह से हम लोग इनकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और इन तीनों एरोज को यहाँ पर से अलग अलग टारगेट्स के ऊपर शूट किया जा सकता है, यानी कि तुम एक ही वक्त में 3 निशानों को हिट कर सकते हो। और ग्रैंडपा वहां पर तीनों तीरों को रिलीज करते हैं तो तीनों जाकर 3 अलग अलग पेड़ों के अंदर जाकर लगते हैं और इसी के साथ ही वहां पर से खरगोश जो होता है वो निकलकर भाग रहा था। तो ग्रैंडपा से कहता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें इसकी फाइनल फॉर्म बताता हूँ जिसमें हम लोग यहाँ पर की गाइडेड एरो को यूज करते हैं। की गाइडेड एरो एक ऐसा एरो होता है जिसमें हम लोग टारगेट के पीछे अपनी की मदद से एरोज को बेंड कर सकते हैं और वो खरगोश जो होता है वो जंगल में आगे की तरफ भाग रहा था। तो ग्रैंडपा से कहते हैं कि चाहे वो खरगोश कितने ही मोड़ क्यों ना ले ले, अगर तुम अपने एरो के अंदर अपनी की को एम्बेड कर चुके हो तो वो तुम्हारी जो डायरेक्शन है उनको फॉलो करेगा, जैसे जैसे तुम चाहोगे वैसे वैसे वो मूव करेगा। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहां पर से एरो को रिलीज करते हैं तो वो घूमता हुआ मुड़ता हुआ सीधा जाकर उस बनी के पेट में लगता है जिससे वो बनी वहीं पर मर जाता है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर देखा, और फिर साथ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसकी एक और फार्म दिखाने वाला हूँ। इस फार्म को फ्लाई टू वर्ड्स कहते हैं और इसी के साथ ही ऊपर की तरफ जंप करते हैं और 3 एरोज को एक साथ लोड करते हैं और साथ ही ऊपर की तरफ एक बैक फ्लिप करते हुए सामने की तरफ ऊपर हवा में अटैक करते हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक साथ यहाँ पर मल्टीपल टारगेट्स को कैसे हिट किया जाता है। तो आसमान में 3 पंछी होते हैं और वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए तीनों एरोज को एक साथ लोड करके ऊपर की तरफ शूट करते हैं। तीनों पंछी जो होते हैं वो तीनों पंछी तीरों के साथ हिट होते हैं और तीनों ही वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। ग्रैंडपा से कहता है कि मैं इस फार्म को हेड हंटर कहता हूं जिसमें हम लोग यहाँ पर बाकी के सभी मूव्स को कंबाइन करते हैं, जहां पर मल्टीपल एरोज को लोड करते हैं और साथ ही उसके अंदर की पावर को भी यूज करते हैं। ग्रैंडपा जो होते हैं अपने पोते को यहाँ पर सारी की सारी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ताकि वो उसे एक अच्छा तीर अंदाज और एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बना सके। तो इसी के साथ ही ग्रैंडपा को दिखाता है कि वो बड़े आराम से अपने पालने में सो रहे होते हैं और इसी के साथ ही जब वो सो रहे होते हैं तो उनका पोता भागता वहां पर आता और कहता है ग्रैंडफादर मैंने कर लिया। तो वो उसे कहता है कि बच्चे तुमने क्या कर लिया। तो वो कहता है ग्रैंडपा मैंने यहाँ पर हवा के विपरीत अपने तीर को चलाना सीख लिया है। तो ग्रैंडपा से कहता है क्या बस यहाँ पर इस छोटी सी बात के लिए तुमने मेरी मेडिटेशन को खराब किया, मैं यहाँ पर बड़े आराम से लेट कर ध्यान दे रहा था। तो हमारा हीरो जो होता है वहां पर उनकी बात सुनने के बाद कहता है ग्रैंडपा आप कब यहाँ पर ध्यान दे रहे थे, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप यहाँ पर मेडिटेट कर रहे थे, मैंने देखा कि आपकी लार टपक रही थी, इसका मतलब है कि आप आराम से सो रहे थे। तो ग्रैंडपा कहते हैं बेवकूफ बच्चे अपने दादा से बहस मत किया करो, चलो आओ चलो दिखाओ मुझे तुम यहाँ पर हवा के विपरीत कैसे तीर चलाते हो। और इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है वो अपना तीर लोड करके वहां पर खड़ा होता है, सामने से तेज हवा चल रही होती है। तो ग्रैंडपा से कहते हैं क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम ये कर लोगे क्योंकि सामने से काफी तेज हवा आ रही है। तो वो कहता है हाँ ग्रैंडपा मैं कर लूंगा। वहां पर सामने उसने लकड़ी का एक टुकड़ा रखा होता है और उसे कहता है कि मैं उस लकड़ी के टुकड़े को हिट करने वाला हूं जो कि काफी दूर पड़ा होता है और काफी छोटा भी होता है। तो ग्रैंडपा से कहता है रुको रुको ऐसे नहीं, मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूं। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा जाकर उस लकड़ी के टुकड़े के पास खड़े हो जाते हैं और उसे कहता है कि चलो अब शूट करो। अब पता चलेगा कि तुम्हारा तीर जो है वो हवा के विपरीत आकर सीधा इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर लगता
सकता है या नहीं। तो इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन ग्रैंडपा अब वहां पर जाकर क्यों खड़े हो गए, अगर मेरा तीर मिस हो गया और आपको लग गया तो फिर क्या होगा। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, तुम्ही ने तो जाकर मुझे डिस्टर्ब किया और मुझे कहा कि तुमने जहां पर हवा के विपरीत तीर चलाना सीख लिया है। तो वो कहता है हाँ मैंने सीख तो लिया है, लेकिन प्लीज आप साइड के ऊपर हट जाए ना, हो सकता है कि ये मिस हो जाए। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि एक तीरंदाज कभी अपने निशाने को नहीं चौंकता और वो कभी मिस नहीं होता, अगर उसे अपने पर भरोसा हो तो वो कभी मिस नहीं होगा। लड़के क्या हुआ कि आप तुम यहाँ पर तो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो चुके हो, चलो तीर चलाओ। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहता है लेकिन ग्रैंडपा आपका साइज काफी बड़ा है और निशाना बहुत ज्यादा छोटा है, कहीं पर भी तीर आपको लग सकता है। ग्रैंडपा उसे कहता है कि बकवास बंद करो, जब तुम एक अच्छे तीरंदाज बन जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर हवा के विपरीत इस सभी छोटे टारगेट्स को हिट करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ ही वो अपने तीर को लोड करता सामने की तरफ चलाने लगता है, लेकिन साथ ही वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हारे अंदर जरा कॉन्फिडेंस की कमी है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए तभी तुम यहाँ पर अपने निशाने को हिट कर पाओगे। इसके साथ ही कुछ दिन के बाद का सीन दिखाते हैं कि ग्रैंडपा जो होते हैं अपने हट के सामने ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और साइड के ऊपर से हमारा हीरो भागता हुआ आता है और अपने ग्रैंडफादर से कहता है ग्रैंडफादर देखो मैं माउंटेन के नीचे गया था तो मुझे वहां पर से एक जख्मी कबूतर मिला है, मैं इस कबूतर को उठाकर ले आया हूँ, चलो जल्दी से हम लोग इसको पकाकर खाते हैं। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मुझे जरा इसको देखने दो, लेकिन वो उनसे कहता है मैं आपको क्यों देखने दूं, मैं इसे पकड़कर लाया हूँ, आज इस कबूतर को तो मैं ही खाऊंगा। तो ग्रैंडपा उसके सर में अपनी छड़ी मारते हैं और कहते हैं बेवकूफ बच्चे, मैंने कहा कि मुझे इसे देखने दो, और इसी के साथ ही वो कबूतर को वहां पर उनके सामने रखता है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं बेवकूफ ये तुम्हें किस एंगल से कबूतर दिखाई देता है। तो वो कहता है लेकिन ग्रैंडपा ये कबूतर ही है। तो वो उसे कहते हैं ये कबूतर नहीं है बल्कि ये एक फैल्कन है, और फैल्कन जो होते हैं ये सैक्रेड बीस्ट होते हैं, डिवाइन बीस्ट होते हैं जो कि आसमान के राजा होते हैं, और तुम यहाँ पर इसको एक कबूतर कैसे कह सकते हो। तुम्हारा सांगू कहता है तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है ये कबूतर है या फिर एक फैल्कन है, अगर हम लोग यहाँ पर इसको पकाकर खाएंगे टेस्ट तो वैसा ही होगा ना। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे तुम्हें यहाँ पर परिंदों के बारे में कुछ भी नहीं पता, फैल्कन एक ऐसा पंछी होता है कि अगर यहाँ पर तुम इसके साथ अच्छा बर्ताव करोगे और तुमसे वफादारी जताए तो ये मरते दम तक तुम्हारा साथ देगा, जब तक तुम मरते नहीं हो तब तक ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। लेकिन हमारा हीरो जो होता है वो उसे देखकर लाट टपका रहा था। तो ग्रैंडफादर उसे सजा देने के लिए कहते हैं कि अगर तुम इस पंछी को खाना चाहते हो तो फिर तुम्हें पूरा 1 महीना भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम इसकी जान बचाते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना दूंगा। तो इसमें अपने ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद वो कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर फैसला करना है कि तुम यहाँ पर 1 महीने के लिए भूखा रहना चाहते हो या फिर तुम इस पंछी की जान बचाओगे और इस फैल्कन को अपना साथी बनाओगे। तो वो कहता है नहीं नहीं मुझे भूखा नहीं रहना, मैं यहाँ पर इसकी जान बचाऊंगा। तो उसी के साथ ही उसे कहते हैं तो फिर अपनी पूरी कोशिश करो और इस पंछी का पंख ठीक करो ताकि ये जिंदा रहे, अगर से मरा तो फिर तुम भूखे रहोगे। तो इसी के साथ ही वहां पर जड़ी बूटियां कूटना शुरू कर देता है ताकि वो पंछी को ठीक कर सके, और जाकर पंछी के बाजू के ऊपर उसका लेप लगा देता है और कहता है कि इससे तुम जल्दी से हील हो जाओगे और तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, और उसके बाद तुम यहाँ पर से उड़कर चले जाना जहां पर भी जाना चाहते हो। ग्रैंडफादर साथ साथ अपने पोते को वहां पर मेडिसिन बनाने का तरीका भी सिखा रहे होते हैं, यानी कि वो उसे हर एक चीज बता रहे होते हैं जिससे वो अकेले अपनी जिंदगी गुजार सके या फिर अपने आप को संभाल सके। वहां पर उसे मेडिसिन बनाने का तरीका बता रहे होते हैं कि यहाँ पर हर्बल मेडिसिन को बनाने के लिए हीट को बहुत ज्यादा लो रखा जाता है, और वहां पर उस फैल्कन की खिदमत करने के बाद जब उसको क्योर कर दिया जाता है तो वो फैल्कन हवा में उड़ना शुरू कर देता है। तो वो अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा वो देखो वो पंछी हवा में उड़ रहा है। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि हाँ जी तो बहुत ही अच्छी बात है ना, वो उड़ रहा है। और इसी के साथ ही फैल्कन जो होता है वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए नीचे उतरता है और आकर हमारे हीरो के बाजू के ऊपर बैठ जाता है। तो हमारा हीरो कहता है कि तो बहुत ज्यादा कूल है ग्रैंडफादर, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये तो वापस मेरे पास ही आ गया है। ग्रैंडफादर उसे कहता है कि तुम्हें इसे एक नाम देना चाहिए क्योंकि अब ये कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तो हमारा हीरो कहता है तो फिर मुझे लगता है कि इसे एक अच्छा सा नाम देते हैं, लेकिन मैं इसे क्या नाम दूं। और इसी के साथ ही वो कहता है जब मुझे ये मिला था तब ये खून में लिपटा हुआ था, और साथ ही क्योंकि इसके पंजे जो है वो आयरन की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्यों ना मैं इसे आज के बाद से आयरन ब्लड का नाम देता हूँ। तो पंछी जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश होता है, वहां पर एक जबरदस्त रोल लगाता है। तो हमारा हीरो कहता है तो आज के बाद से तुम्हारा नाम आयरन ब्लड होगा। जहां पर हम लोग अपने एपिसोड 01 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्कैरियर देन अ ब्लेड के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारी ट्रेनिंग का दूसरा पड़ाव स्टार्ट हो चुका है, जहां पर ग्रैंडफादर जो है अपने पोते को फुट स्टेप्स की टेक्निक सिखाने वाले हैं, क्योंकि जहां पर भागना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ में कुछ ऐसी टेक्निक्स भी होनी चाहिए जिससे वो तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है या फिर अपने आप को बचा सकता है। तो वो से कहता है कि मैं तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम वुल्फ स्टेप है वो सिखाने वाला हूँ। तो वो कहता है कि ग्रैंडफादर क्या ये बहुत ज्यादा खास टेक्निक है। तो वो कहते हैं हाँ ये बहुत ही खास टेक्निक है, इस टेक्निक में बहुत सारे
वुल्फ भी शामिल है, क्योंकि इस टेक्निक को वुल्फ से ही इंस्पायर किया गया है। तो वो ग्रैंडफादर से पूछता है कि ग्रैंडफादर क्या इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, यानी फुट्स टेक्निक्स बहुत ज्यादा होती हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, बहुत सारी फुट्स टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लाउड स्टेप टेक्निक होती है जो कि वू-टैंग फैक्शन की है, और इसके अलावा एक फ्रोस्टबाइट स्टेप टेक्निक है जो कि एमी फैक्शन के लोगों की है। लेकिन हमारी फैमिली की जो स्पेशल टेक्निक है उसे वुल्फ स्टेप टेक्निक कहते हैं, और मैं तुम्हें यही सिखाने वाला हूँ। इसी के साथ ही वो उसे लेकर जंगल के कैसे खुले एरिया में चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर ध्यान से देखना, और इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहां पर अपनी की पावर को यूज करते हुए सामने की तरफ हॉप करते हैं, बिल्कुल एक मेंढक की तरह सामने की तरफ जंप करते हुए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर देखा, मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म किया, मैं बस एक दो बार इस टेक्निक को परफॉर्म करूंगा और उसके बाद तुम्हें खुद से इस टेक्निक को परफॉर्म करके सीखना होगा। और इसी के साथ ही वो आसपास फुदक कर उसे दिखाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मेंढक की तरह जंप लगा रहे होते हैं। तो वो इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था और कहता है कि मुझे तो ग्रैंडपा ने कहा था कि वो एक फुट स्टेप टेक्निक सिखाएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मेंढक की तरह एक जगह से दूसरी जगह फुदक रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे इस टेक्निक को नहीं सीखना चाहिए। तो ग्रैंडफादर खुश होकर उसे कहते हैं बच्चे क्या अब तुम्हें पता चला हमारी फैमिली की वुल्फ स्टेप टेक्निक कितनी ज्यादा इंक्रेडिबल है। तो हमारा हीरो जो होता है अपने ग्रैंडपा की इंसल्ट नहीं करना चाहता, वो उन्हें थम्स अप करते हुए कहता है हाँ 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 ग्रैंडपा, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे यहाँ पर भूखा नहीं रहना, तो मुझे यहाँ पर उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। जबकि ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि इस बच्चे को इस टेक्निक जो है काफी ज्यादा खराब लग रही है, या फिर उसे लगता है कि इस टेक्निक में कोई कमी है। ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आज इस टेक्निक की पावर लेवल क्या है, और तुम जब इस टेक्निक को खुद पे ऊपर अप्लाई होता हुआ देखोगे तभी तुम्हें समझ आने वाली है, ऐसे तुम देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे ये टेक्निक कितनी ज्यादा खास है। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं इस टेक्निक को तुम्हारे खिलाफ यूज करने वाला हूँ। तो वो वहां पर बड़े आराम से खड़ा होता है, उसे तो लगा था कि वो सिर्फ ग्रैंडपा जो है सामने की तरफ फुदक कर एक मेंढक की तरह जंप ही लगाने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ ही ग्रैंडपा जब वहां पर से जंप लगाते हैं और वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा हीरो जो होता है उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। उसे ऐसे लगता है कि उसके सामने एक वुल्फ खड़ा है, उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि उस बेचारे का सूसू निकल जाता है, और वहां पर नीचे से जब सूसू निकलता हुआ देखते हैं तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि ये टेक्निक बेकार है, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक को बेकार समझ रहे थे, अब तुम्हें समझ आया कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा खास और स्कैरी है। तुम इतने बड़े हो गए लेकिन तुमने अभी से यहाँ पर अपनी पैंट को गीला कर दिया, अगर तुम यहाँ पर इस तरह से पैंट्स को गीला करते रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में क्या ही अचीव कर पाओगे। तो वो उनसे पूछता है कि ग्रैंडपा मुझे बताएं कि अभी आपने क्या किया, ये टेक्निक किस तरह से आपने परफॉर्म की, और पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कूद रहे थे लेकिन अब मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम अब इसको सीखना चाहते हो? तो वो कहता है हाँ ग्रैंडपा मैं इसको सीखना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि वुल्फ स्टेप में हम ना सिर्फ यहाँ पर एक वुल्फ की तरह इधर उधर कूदते हैं बल्कि हम लोग यहाँ पर पूरे के पूरे वुल्फ को कॉपी करते हैं, जैसे कि वुल्फ यहाँ पर अपने विगोर और अपने एटीट्यूड के साथ किसी के ऊपर अटैक करता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि वुल्फ किस तरह से अटैक करते हैं। एक वुल्फ जो होता है जब वो किसी का शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है तो क्या होता है, अब बताओ कि जब वुल्फ किसी के ऊपर अपना अटैक करता है या फिर किसी को अपने जबड़ू में ले लेता है उसके बाद वो शिकार जो होता है उसके सामने वहां पर से भागने की कोशिश क्यों नहीं करता, रेजिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि वुल्फ के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि उसके दांत तेज होते हैं बल्कि उसके अंदर एक ऐसी स्पेशल पावर होती है, एक डर की पावर होती है जो अपने दुश्मन के अंदर यानी अपने शिकार के अंदर वो डाल देता है। जब वो डर की पावर अपने शिकार के अंदर डाल देता है तो वो आगे से रेजिस्ट करना छोड़ देता है। उसका शिकार जो होता है वो बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे कि वो मरने की कगार पर पहुंच जाता है और उसके बाद वो अपने दांत उसके गले के अंदर दंसा देता है और इसी के साथ ही वो अपना शिकार कर होता है वो सक्सेसफुल करता है। उसका शिकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो आगे से रेजिस्ट नहीं कर पाता। अभी जिस तरह से मैंने यहाँ पर अपनी टेक्निक के साथ तुम्हारे पर अटैक किया, अगर एक रियल फाइट होती तो तुम अब तक मर चुके होते। इसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर इस टेक्निक को बहुत ज्यादा कम मांग रहे थे, अब जरा आप साइड के ऊपर देखो और मुझे बताओ कि हम दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना था जहां पर से मैंने जंप लगाया था। तो इसी के साथ ही वो अपने आसपास देखता और कहता है ग्रैंडपा मुझे लगता है कि आप 30 फीट तक जंप लगाया था। तो वो कहते हैं कि आप तुम्हें समझ आई, और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं तो इस टेक्निक को वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर टेक्निक समझ रहा था, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा खास है। ग्रैंडपा हर बार जब यहाँ पर से जंप लगाते हैं तो वो 30 फीट का डिस्टेंस पार करते हैं। इसी के साथ ही ग्रैंडपा से कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक और राज की बात बताता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर एक तीरंदाज हो, तुम यहाँ पर कभी वुल्फ स्टेप टेक्निक को ऑफेंस के लिए यूज नहीं करोगे यानी अटैक करने के लिए यूज नहीं करोगे बल्कि पीछे हटने के लिए यूज करोगे। तो वो कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों? तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि ये एक मूवमेंट टेक्निक है और मूवमेंट टेक्निक जो होती है वो ऑफेंसिव टाइप की नहीं होती। तो ग्रैंडसन उनसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि मैं इस टेक्निक को भागने के लिए यूज कर सकता हूं। तो ग्रैंडफादर कहता है बेवकूफ बच्चे, तुम इस टेक्निक को भागने के लिए यूज नहीं करोगे, बताओ कि तुम कौन सा वेपन यूज करते हो? तो वो कहता है मैं एक बो को यूज करता हूं। तो ग्रैंडपा उसे कहता है तो बताओ कि एक बो को लेकर तुम करोगे क्या? अगर तुम मूवमेंट टेक्निक को यूज करते हुए अपनी बो के साथ एक अपने दुश्मन के करीब पहुंच भी जाते हो तो क्या करोगे? क्या अपनी बो की मदद से किसी को काट डालोगे या फिर अपनी बो को उसके सर में मारकर उसको बेहोश करोगे? तुम्हारे पास बो है और तुम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक्स ही कर सकते हो। इसी वजह से जब भी कभी तुम्हारा दुश्मन से सामना होता है और तुम उसके करीब चले जाते हो तो तुम अचानक से अपनी इस टेक्निक वुल्फ स्टेप टेक्निक को यूज करते हुए जंप करके 30 फीट पीछे चले जाओगे और वहां पर से जाकर अपने एरो को लोड करके उसके ऊपर निशाना लगाओगे। क्या तुम्हें समझ आ रही है मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? एक बो एरो को यूज करने
करने का मतलब यह है कि तुम्हें हमेशा अपने दुश्मन से डिस्टेंस रखना ही होगा। इस टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हें पहले अपने दुश्मन का पीछा करना होगा और साथ ही तुम अपनी वुल्फ टेक्निक को रिलीज करोगे जो तुम्हारा दुश्मन बहुत ज्यादा डर जाएगा और उसके अंदर रेजिस्ट करने की भावना खत्म हो जाएगी। फिर तुम जंप करते हुए पीछे हटोगे और साथ ही अपने एरो को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालोगे। क्या अब तुम्हें समझ आ गया? तो वो कहता है हाँ ग्रैंडपा मुझे समझ आ गई है। अब किसी के साथ ही ग्रैंडपा वहां पर सोच रहे होते हैं कि मूनलैंड फैक्शन के लोग और कुनलैंड फैक्शन के लोग जो हैं वो लोग अपनी टेक्निक्स को बेस्ट कहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी टेक्निक्स वाकई में सबसे बेस्ट हैं। मैं भी यहाँ पर अभी तक ये नहीं समझ पाया कि मूनलैंड सेक्टर की क्लाउड क्लाइंबिंग टेक्निक या फिर कुनलैंड सेक्टर की क्लाउड ड्रैगन ग्लाइड टेक्निक वो बेहतर है या फिर क्या कौन सी टेक्निक बेहतर है। तो हमारा हीरो उनसे कहता है कि ग्रैंडफादर आपको क्या लगता है कि उनमें से कौन सी टेक्निक ज्यादा बेहतर है? क्या वो हमारी वुल्फ स्टेप से ज्यादा बेहतर है? तो ग्रैंडपा गुस्से के साथ उसके सर में पंच मारते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया में कोई भी टेक्निक हमारी वुल्फ स्टेप टेक्निक से बेहतर हो सकती है? बाकी की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी बिल्कुल बेकार हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली की वुल्फ टेक्निक है जो सबसे ज्यादा बेहतर है। जबकि हीरो वहां पर सोच रहा था कि मुझे सारी बातें कैसे पता होगी जबकि अभी तो मैंने यहाँ पर सीखना स्टार्ट किया है और ग्रैंडपा को लगता है कि मुझे सब कुछ यहाँ पर पता चल जाए। तो इसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी बार बताने वाला हूँ, तुम्हें यहाँ पर मेरे फुटस्टेप्स को फॉलो करना होगा। मैं जमीन के ऊपर अपने फुटप्रिंट्स को छोड़ दूंगा और तुम्हें उनको फॉलो करते हुए इस टेक्निक को मास्टर करना होगा। और इसी के साथ ही ग्रैंडफादर जो होते हैं वहां पर आसपास घूमना शुरू कर देते हैं और ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे पांव के निशान छोड़ देते हैं। और इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है उनको वहां पर सब कुछ करते हुए देखता है और कहता है कि तो बहुत ही हैरानी की बात है कि ग्रैंडपा कितनी आसानी के साथ ये सारी की सारी मूवमेंट्स कर लेते हैं। तो ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे पांव के निशान होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो तकरीबन 180 स्टेप्स होंगे। अब मैं यहाँ पर इन सारे के सारे स्टेप्स को कैसे फॉलो करूं? ग्रैंडपा चाहता है कि मैं सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस टेक्निक को मास्टर कर लूंगा। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं क्या हुआ, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए सारे के सारे ग्राउंड वर्क को बिछा दिया, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फुट स्टेप्स को फॉलो करना होगा, यहाँ पर इस टेक्निक को तुम मास्टर कर लोगे। इसी के साथ ही हमारा हीरो जो होता है वहां पर फुट स्टेप्स के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है और अपने ग्रैंडपा के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए वहां पर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है ग्रैंडपा मुझे समझ नहीं आ रही कि अगला स्टेप कौन सा था, यानी कि मुझे अगला फुटप्रिंट वहां पर समझ नहीं आ रही। आपने सारे के सारे फुटप्रिंट्स यहाँ पर क्लोज रेंज में डाल दिए। तो ग्रैंडपा गुस्से के साथ से कहता है कि बकवास बंद करो, अब तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं, तुम्हें खुद से यहाँ पर इसको समझना होगा। बताओ कि इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर फुटप्रिंट्स भी छोड़ दिए हैं। जब उसे कहता है कि अगर तुम जल्दी से जल्दी ये नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जबकि इसी के साथ ही वो पाँव रखना स्टार्ट करता है और जैसे वो वहां पर पाँव रख रहा था इसी के साथ ही वहीं पर गिर जाता है। तो ग्रैंडपा कहता है तुम तो बिल्कुल बेकार बच्चे हो, तुम तो यहाँ पर फुटप्रिंट्स को भी फॉलो करते हुए इस टेक्निक को सीख नहीं पा रहे, तुम्हारा मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हीरो यहाँ पर इस फुटस्टेप टेक्निक को भी सीख पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे आप सब लोग स्कैरियर दैन ब्लेड के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैंप पे हमने देखा था ग्रैंडपा जो होते हैं अपने पोते को वहां पर एक फुट स्टेप टेक्निक सिखा रहे थे जिसका नाम वुल्फ स्टेप होता है। तो वुल्फ स्टेप टेक्निक को सिखाने के लिए वो ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे फुटप्रिंट्स छोड़ देते हैं जिनको फॉलो करते हुए उन्हें लगता है कि उनका पोता यहाँ पर इस टेक्निक को सीख पाएगा। तो ग्रैंडपा कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, तुम आज रात यहाँ पर ट्रेनिंग करते रहोगे, जब तक तुम अपनी ट्रेनिंग को खत्म नहीं करते तब तक तुम्हें यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा। तो हमारा हीरो जो होता है वहां पर फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए ट्रेनिंग कर रहा था। जैसे जैसे उसके ग्रैंडपा कर रहे थे वैसे वो भी कर तो नहीं सकता लेकिन वो पूरी रात वहां पर ट्रेनिंग करता रहता है। और ग्रैंडपा जो वहां पर सोने का बहाना करके चले गए थे वो पेड़ के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और ग्रैंडपा कहते हैं कि ये बच्चा लगता है काफी ज्यादा मेहनती है, अभी भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, हालांकि रात हो चुकी है, पूरी रात वहां पर ट्रेनिंग करता रहता है। और उसके बाद ग्रैंडपा वहीं पर पेड़ के पीछे ही सो जाते हैं। ग्रैंडपा बल्कि हर रोज वहां पर पेड़ के पीछे ही सोते हैं, वो घर वापस नहीं जाते, वहीं पर बैठकर वेट करते रहते हैं कि कब ये थकेगा और कब ये सोएगा। लेकिन वो सारा दिन वहां पर ट्रेनिंग करता, रात को भी ट्रेनिंग करता। तो पूरा हफ्ता गुजर जाता है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि पूरा हफ्ता हो चुका है और तुमने यहाँ पर अभी तक मुझे एक बार भी करके नहीं दिखाया, तुम्हें लगता है कि मैं सारी जिंदगी यहाँ पर तुम्हें यही सिखाता रहूंगा, तुम एक छोटी सी टेक्निक को मास्टर नहीं कर पा रहे। तो इसी के साथ ही वो से कहता है कि यार तुम्हारा मसला क्या है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा थके हुए हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा थके हुए कैसे हो सकते हो, तो एक सिर्फ और सिर्फ एक वुल्फ स्टेप टेक्निक से तुम इतने कैसे थक सकते हो। लेकिन साथ ही साथ ग्रैंडपा वहां पर अंदर के अंदर सोच रहे होते हैं कि इसका फादर जिसे यहाँ पर हमारी फैमिली में एक बहुत ही महान मार्शल आर्टिस्ट समझा जाता है, उसे पूरा 1 महीना लगा था वुल्फ स्टेप टेक्निक को मास्टर करने में और मैं खुद भी यहाँ पर उसे 1.5 महीने में सीख पाया था। जबकि देखो जरा इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में इस टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरह से तुम यहाँ पर अपने आप को थकने से बचा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर इनर की होती है, उस इनर की को यूज करते हुए तुम उसे यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर फ्लो कर सकते हो जिसकी वजह से तुम्हें थकावट महसूस नहीं होगी। तो वो कहता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ पर अपनी इनर की को गैदर करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि इसी के लिए तो मैं यहाँ पर तुम्हें हार्ट सूत्रा विजुअलाइजेशन
विजुअलाइजेशन टेक्निक को सिखा रहा हूँ, वो एक बहुत ही खास मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। तो हीरो उनसे कहता है कि आप यहाँ पर किस टेक्निक की बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ ग्रैंडफादर उसे कहता है माफ करना, मेरी जुबान स्लिप हो गई, असल में यहाँ पर अभी तक तुम्हें कोई टेक्निक सिखाई नहीं और बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर हार्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है उसको भी मास्टर कर लोगे। ग्रैंडसन उनसे कहता है तो ग्रैंडपा मुझे लगता है कि मेरी इनर की बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से मेरे लिए मुश्किल होता है, किसी वजह से मैं जल्दी थक जाता हूँ। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है वो इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी इनर की को ब्लॉक किया हुआ है, यानी उसको सील किया हुआ है। तो ये बात सुनते ही वो कहता है क्या ग्रैंडपा आपने अभी भी क्या कहा। तो ग्रैंडपा कहते हैं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्या तुमने यहाँ पर कुछ और सुना। और साथ ही ग्रैंडपा वहां पर अपना मुंह बंद करके खड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहां पर उसे कहता है मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक तुम यहाँ पर हार्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक के 10वें लेवल को अनलॉक नहीं करते तब तक तुम यहाँ पर अपनी की को फ्रीली यूज नहीं कर पाओगे और आसपास की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। मेरे कहने का ये मतलब था, इसके अलावा कोई मतलब नहीं था यहाँ पर उस सील वाली बात को भूल जाना। तो वो कहता है अच्छा ठीक है ग्रैंडपा, और इसी के साथ ही वो उसकी बात को समझ जाता है। जबकि ग्रैंडपा कहता है कि मेरा राज यहाँ पर खुलने वाला था, अगर मैं इस लड़के को बता देता कि मैंने इसकी एनर्जी को सील किया हुआ है तो ये लड़का यहाँ पर और भी ज्यादा शोर मचाना शुरू कर देता। इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहीं पर खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं कि किस तरह से वहां पर काफी ज्यादा बेहतर होता जा रहा होता है, यानी कि वो वुल्फ स्टेप को काफी अच्छे से वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था। और उसके बाद अगली स्टेप की बारी आती है। जब अगले स्टेप की बारी आती है तो उसे वो पानी के अंदर खड़ा कर देते हैं, जहां पर पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज होता है और उसके ऊपर टोटल 5 पत्थर होते हैं, 2 उसके हाथों के ऊपर, 2 कंधों के ऊपर, 1 सर के ऊपर। और उसे कहते हैं कि तुम्हें जहां पर एक टांग के ऊपर इस तरह खड़े रहना है कि 5 पत्थर जो है इनमें से एक भी नीचे ना गिरे। तो वो कहता है लेकिन ग्रैंडफादर मैं यहाँ पर कैसे खड़ा रह सकता हूँ, इस पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें सीधा खड़े रहना है, अगर तुम हिले तो पत्थर गिर जाएंगे। तुम्हें पहले से बता दो अगर एक भी पत्थर गिरा तो तुम्हें यहाँ पर आज खाना नहीं मिलेगा। और खुद ग्रैंडपा वहीं पर बैठकर मछली भून रहे होते हैं, जिसकी वजह से खुशबू जो होती है वो सीधी उसके नाक में जा रही होती है। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा कहीं आप पागल तो नहीं हो गए, एक तो आप मुझे खाना नहीं दे रहे और ऊपर से आपके खाने की खुशबू मेरी नाक में आ रही है। ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर 1 और घंटे के लिए तुम वहां पर खड़े रहोगे तब भी तुम्हें भूख की वजह से तुम मरने नहीं वाले, इसलिए चुपचाप वहां पर खड़े रहो, अपनी प्रैक्टिस को पूरा करो जब तक तुम अपने मिशन को पूरा नहीं कर देते। इस ट्रेनिंग का मकसद यह है कि तुम्हारी बॉडी को सॉलिडिफाई करना है। तुमने मार्शल आर्ट्स तो सीख लिया, तुम्हें यहाँ पर अपने एनर्जी के फ्लो को भी सीखना होगा, उससे पहले तुम्हें अपनी बॉडी को मजबूत बनाना होगा। इसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहता है कि तुम्हारा मिशन यह है कि वहां पर सामने तुम्हें बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है, तुम्हें पानी के बहाव के विपरीत वहां पर उस पत्थर के ऊपर जाकर चढ़ना है बिना इन 5 पत्थरों को गिराए, और वो भी बड़े आराम से आगे की तरफ बढ़ना होगा। तो वो कहता है कि ग्रैंडफादर ये काफी ज्यादा मुश्किल है, आपको क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से उस बोल्डर तक पहुंच पाऊंगा। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि एक और बात है, मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम 1 घंटे में 3 फीट से ज्यादा आगे नहीं जा सकते, यानी कि तुम्हें यहाँ पर इतना स्लो चलना है कि 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 3 फीट का फासला तय करना है। तो ये बात सुनते ही वो चिल्लाकर कहता है कहीं आप पागल तो नहीं होगे, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? आखिर मैं 1 घंटे में इतना स्लो कैसे चल सकता हूँ? क्या आप चाहते हैं कि मैं 1-1 घंटे से यहाँ पर खड़ा रहूं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ूं? तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं नहीं, लगता है कि मुझे तुम्हें ये करके दिखाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही ग्रैंडफादर खुद पानी में उतर आते हैं, 5 पत्थर अपने ऊपर रखते हैं और इसी के साथ उसे कहते हैं जरा गौर से देखना, और वो अपने पांव को बड़े आराम से स्लो मोशन के साथ वहां पर नीचे की तरफ ले जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम देख रहे हो, पूरे 1 घंटे में मैंने यहाँ पर 1 पांव आगे रखा और उसके बाद 1 घंटे में अपना पांव आगे रखा, तुम्हें यहाँ पर 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 3 फीट तक ही आगे बढ़ना है, अब तुम्हें समझ आ गया, अब तुम यहाँ पर करो। तो ये बात सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि ग्रैंडपा वाकई में पागल हो गए हैं। इसके साथ ही थोड़ी देर के बाद जब वो चलना स्टार्ट करता है तो उसका एक पत्थर गिर जाता है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हारा एक पत्थर गिर गया, अब जल्दी से वापस उसी जगह के ऊपर जाओ, दोबारा से स्टार्ट करो। और वो वापस उसी जगह पर जाता है, वहां पर से दोबारा स्टार्ट करता है और ग्रैंडपा को गालियां भी दे रहा होता है कि ग्रैंडपा आप यहाँ पर ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, यहाँ पर पानी का बहाव इतना तेज है कि मैं अपना पांव उठाता हूँ तो फिर मैं गिरने वाला हो जाता हूँ और ऊपर से एक पत्थर गिर जाता है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम इसी तरह से यहाँ पर कामयाब हो ही जाओगे और जब तुम यहाँ पर कामयाब होगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा। तो उसके बाद हमारा हीरो सीरियसली वहां पर पत्थर अपने ऊपर रखता है और फिर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। सुबह से शाम हो जाती है क्योंकि उसे 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 3 फीट ही आगे बढ़ना है, तो बड़े आराम से आगे की तरफ बढ़ता जाता है और रात हो जाती है, चांद निकल आता है जहां तक वो बोल्डर के करीब पहुंच जाता है। और उसके बाद वहां पर सुबह हो जाती है और सुबह के वक्त वो बोल्डर के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है और कहता है ग्रैंडफादर मैंने कर लिया, ग्रैंडपा आप कहां पर हो? तो इसी तरह वहां पर ट्रेनिंग करते करते सीजन जो होता है वो चेंज हो जाता है, बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। और जब वहां पर बर्फ पड़ी होती है तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर अपने वुल्फ स्टेप को यूज करना होगा। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हारा वुल्फ स्टेप कितना बेहतर हुआ है। तुम्हारा हीरो जो होता है पेड़ों के बीच में बड़ी तेजी के साथ हॉप करते हुए वुल्फ स्टेप को यूज करते हुए उनको दिखाता है, तो बड़ी तेजी के साथ वहां पर पेड़ों के बीच से भाग रहा होता है। तो ग्रैंडपा उसके वुल्फ टेक्निक को देखते हैं और कहता है कि इसने वाकई में काफी ज्यादा बेहतर किया है, अगर मैं इसकी इनर की के ऊपर जो सील है उसको हटा देता हूं तो मुझे लगता है कि इसकी स्पीड कम से कम 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी सील के बावजूद भी इसकी स्पीड मुझसे ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ ही ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि बस ठीक है काफी, अब वापस आ जाओ, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वापस आने के बाद कहता है ग्रैंडफादर आपने यहाँ पर मेरी तारीफ की, इतने सालों में आज पहली
पहली बार आप यहाँ पर मेरी तारीफ कर रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि ग्रैंडफादर, आपकी तरह सुपर स्पीड वाली मूवमेंट सीखना चाहता हूँ, जिस तरह आप बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसी तरह मैं भी यहाँ पर उन मूवमेंट्स को सीखना चाहता हूँ, वो मैं कब कर पाऊंगा। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि वो तो तुम नेचुरली यहाँ पर अचीव कर ही लोगे, जब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम्हारी स्पीड भी मेरी स्पीड जितनी हो ही जाएगी। तो ग्रैंडसन उनसे कहता है क्या मुझे अभी और ट्रेनिंग करनी है, तो वो उसे कहते हैं क्यों, तुम्हें ट्रेनिंग पसंद नहीं है। तो वो कहता है नहीं नहीं ग्रैंडपा, मुझे ट्रेनिंग बहुत ज्यादा पसंद है। तो उसी के साथ ही ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तो फिर मेरे साथ आओ, आज यहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग जो कुछ ज्यादा स्पेशल होने वाली है। वो उसे अपने साथ लेकर एक केव की तरफ आते हैं जहाँ पर एक दरवाजा लगा होता है। तो वो कहता है क्या मुझे यहाँ पर अंदर रहना होगा, तो वो उसे कहता है कि हाँ तुम्हें वहां पर अंदर रहना है, और वहां पर अंदर दरवाजा खोलता है और उसे कहता है कि आप अंदर चले जाओ, और इसी के साथ ही वो उसे केव के अंदर छोड़ते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर इस बड़ी केव के अंदर प्रैक्टिस करनी है। तो हीरो उनसे कहता है लेकिन यहाँ पर मुझे कब तक प्रैक्टिस करनी है, तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक तुम यहाँ पर जिंदा रहना सीख नहीं लेते। अपने कपड़े मैं धोकर दूंगा, खाने का बंदोबस्त मैं करके दूंगा, तुम्हें खाना भी यहाँ पर केव के अंदर ही मिल जाएगा, तुम्हें बस इस केव के अंदर रहकर ट्रेनिंग करनी है। तो वो कहता है क्या वाकई में, इसका मतलब यह कि ये कोई आसान सी ट्रेनिंग होने वाली है, यानी कि मुझे यहाँ पर कोई भी मुश्किल काम नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ उसे वहां पर पीछे से ग्राउल की आवाज आती है। तो वहां पर अंदर एक वुल्फ बंधा होता है, तो उसके साथ केव के अंदर उन्होंने एक वुल्फ को बांध दिया होता है। और इसी के साथ वो कहता है ग्रैंडपा ग्रैंडपा यहाँ पर एक वुल्फ क्या कर रहा है। तो इसी के साथ ग्रैंडपा उसे कहता है कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, तुम्हें इसी वुल्फ के साथ इस केव के अंदर रहना होगा। तो वो कहता है लेकिन ग्रैंडपा मैं यहाँ पर अकेले भी ट्रेनिंग कर सकता हूँ, वुल्फ की क्या जरूरत है। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा बाहर जा चुके होते हैं, दरवाजा बंद कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर इस वुल्फ के साथ अकेले रहने वाले हो, तुम्हें खाना और पानी इसी केव के अंदर मिलेगा, तुम्हें इस वुल्फ से बचना होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर वुल्फ स्टेप टेक्निक सिखाई थी, उस वुल्फ स्टेप टेक्निक को यूज करो और अपने आप को इस वुल्फ से बचाओ। हालांकि वुल्फ बहुत ज्यादा स्कैरी है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बात की उम्मीद है कि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहे तो तुम्हारी अगली ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, वरना तुम यहीं पर इसी वुल्फ का शिकार बन जाओगे। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं अपनी एनर्जी को यूज करते हुए वुल्फ की चेन खोल देते हैं, जिससे वुल्फ आजाद हो जाता है और साथ ही वो दरवाजा भी बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हीरो यहाँ पर इस वुल्फ को सबड्यू कर पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्कैरियर देन अ ब्लेड की एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो जो होता है वो मून उसे उसके ग्रैंडपा जो होते हैं वो एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहां पर उस केव वाले कमरे के अंदर बंद करने के बाद वहां पर वुल्फ को भी रिलीज कर देते हैं और साथ दरवाजा बंद करके बाहर चले जाते हैं। तो वो मून इसी के साथ दरवाजा पीटना शुरू कर देता है और कहता है ग्रैंडफादर जी आपने क्या कर दिया, आपने उस वुल्फ को भी आजाद कर दिया, प्लीज दरवाजा खोले, मैं बाहर आना चाहता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही ग्रैंडफादर दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हें यहाँ पर टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर इस वुल्फ से जिंदा बच पाए, अपने वुल्फ स्टेप को और भी ज्यादा बेहतर बना पाओगे। तुम्हारे वुल्फ स्टेप को बेहतर बनाने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वहां पर से आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर साल की पहली बर्फबारी है, क्योंकि उस वक्त बर्फबारी होना शुरू हो जाती है। जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जो वो मून होता है वो सोच रहा होता है कि ये किस तरह का बुढ़ा खुसट ग्रैंडपा है जो अपने पोते को मरा हुआ देखना चाहता है। उसने अपने पोते को एक वुल्फ के साथ यहाँ पर बंद कर दिया। मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे पहले शक होना चाहिए था कि ग्रैंडपा यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग नहीं दे रहे बल्कि मुझे मरने के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे अजीब सी स्कैरी फीलिंग कहां से आ रही है। तो इसी के साथ ही पीछे की तरफ घूमकर देखता है तो वुल्फ जो होता है वो उसके सामने आकर खड़ा हो चुका होता है, यानी कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तो हमारा वुमन कहता है कि ये क्या हुआ, ये तो यहाँ पर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, ये मेरे इतने ज्यादा क्लोज कब हो गया, मुझे तो यहाँ पर इसकी आहट भी महसूस नहीं हुई। और जब ये मेरे करीब पहुंच चुका है, मेरे पर अटैक करने वाला, तब यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। तो वुमन चलाकर कहता है कि बुढ़े खुसड़ गए, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो प्लीज, यहाँ पर मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। क्या तुम यहाँ पर वाकई में अपने इकलौते पोते को, अपने वुल्फ्स को खिलाना चाहते हो? मैं तुम्हारा इकलौता पोता हूं और तुम यहाँ पर मुझे वुल्फ्स को खिला दोगे, मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पर कोई वेपन भी नहीं है, मेरे पास मेरी स्टील बो होती तो मैं यहाँ पर अभी तक इस वुल्फ को मार चुका होता। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, वुल्फ तो मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इसी के साथ वुल्फ जो होता है जंप करते हुए सांगू के ऊपर अटैक करता है। तो जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा वुमन जो होता है जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है। वो अपने वुल्फ स्टेप को यूज करते बड़ी तेजी के साथ साइड के ऊपर हट जाता है और दोबारा जब वुल्फ उसके ऊपर अटैक करता है तो फिर से वुल्फ स्टेप को यूज करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है। तो वो कहता है कि ये तो वुल्फ स्टेप तो काफी ज्यादा काम का निकला, यहाँ पर वुल्फ की स्पीड इतनी नहीं है जितनी मेरी वुल्फ स्टेप की है। और बार बार उसके अटैक्स को वहां पर अवॉइड किया जा रहा था और वो काफी ज्यादा खुश होता है कि यहाँ पर इस तरह से वो बच सकता है। तो वो कहता है अगर इस तरह चलता रहा तो मैं तो यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं थक जाता हूँ और थोड़ी देर में वुल्फ जो है वो मेरे करीब पहुंच जाएगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कोई ओपनिंग ढूंढनी होगी और इस वुल्फ के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वुमन जो होता है यहाँ पर फाइटिंग मूड में आ जाता है। पहले जो यहाँ पर से डर कर भागने
भागने की कोशिश कर रहा था, अब जहाँ पर फाइटिंग मोड में आ जाता है। तो वुल्फ जैसे वहां पर जंप लगाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वुमन कहता है कि मुझे एक ओपनिंग मिल गई है, और वुल्फ जो होता है वो आकर उसके कंधे के ऊपर बाइट करता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारा वुमन उसके पेट में एक जबरदस्त पंच दे मारता है। जब वो वुल्फ को पंच मारता है तो वुल्फ जो होता है वो डर जाता है, डरने के बाद वो वहां पर से ग्राउल करता हुआ साइड के ऊपर चला जाता है। तो वुमन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कमीने कहीं कि अब तुम्हें समझ आए कि तुम जहां पर मुझसे पंगा नहीं ले सकते, अब अगर दोबारा तुम मेरी तरफ आए तो फिर मैं तुम्हारे मुंह पर पंचेस मारूंगा, इतने पंचेस मारूंगा कि तुम यहीं पर मर जाओगे। तो वुल्फ जो होता है वो डर कर पीछे जाकर बैठ जाता है, क्योंकि अब जहां पर हमारे वुमन ने जहां पर उस वुल्फ के सामने ये बात साबित कर दिया कि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसी वजह से वुल्फ जो है वो बार बार उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, वो साइड के ऊपर जाकर बैठ जाता है। पूरा एक दिन गुजर जाता है और हमारा वुमन जो होता है वहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था और साथ ही अपनी की पावर को भी वहां पर कंसंट्रेट कर रहा था, क्योंकि वहां पर अकेले बैठकर उसके पास करने को कुछ नहीं होता, तो सिर्फ वहां पर वो की पावर को ही मास्टर कर रहा था। वहीं पर खाने का टाइम हो जाता है तो ग्रैंडपा साइड के ऊपर से एक टाइल सरकाते हैं और उसके अंदर से वहां पर खाना अंदर की तरफ फेंकते हैं और कहता है कि तुम्हारा डिनर है, इसको एंजॉय करना। और जैसे वहां पर खाने को अंदर फेंकते हैं तो हमारा वुमन जब उस खाने को उठाने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो वुल्फ बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर लपकता है और उस खाने को उठाकर साइड के ऊपर ले जाता है और साथ ही उसके अंदर से मीट निकालकर खाना शुरू कर देता है। तुम्हारा वुमन कहता है कि इस कमीने को देखो जरा, इसने यहाँ पर मेरा खाना छीन लिया और जो अकेले इस खाने को अब खाने वाला है। और इसी के साथ ही क्योंकि वुल्फ भी कल से ही भूखा है, जिस तरह हमारा वुमन कल से भूखा है, तो वो खाना लेकर साइड के ऊपर चला जाता है और वहां पर जाकर खाना शुरू कर देता है। जबकि हमारा वुमन कहता है कि मुझे यहाँ पर भूख लगी और मुझे खाना भी नहीं मिल सका, मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ पर खाना चाहिए तो फिर मुझे इस वुल्फ से ज्यादा तेज होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैंडपा दिन में सिर्फ एक ही बार यहाँ पर खाना फेंकते हैं और वहां पर केव के अंदर ऊपर से जो पानी के कतरे गिर रहे होते हैं उनको पीकर काम चला रहा होता है। तो इसी के साथ ही वुमन कहता है कि आज यहाँ पर 4 दिन हो चुके हैं लगातार वो कमीना वुल्फ जहाँ पर खाना गिरने साथ उठा लेता है और मैं यहाँ पर खाना नहीं उठा पाता, लेकिन आज मैं यहाँ पर पक्का खाने को उठा लूंगा, क्योंकि एक दिन और मैंने यहाँ पर खाना नहीं खाया तो फिर तो मेरी हालत खराब हो जाएगी और उसके बाद मैं इतना कमजोर हो जाऊंगा कि ये वुल्फ मेरे पर अटैक करके मुझे खाना शुरू कर देगा। हमारे वुमन को वहां पर नींद तो आ रही होती है, लेकिन वो अपने आप को जगाए रखे होता है ताकि जैसे वहां पर खाना गिरेगा इसी के साथ वुल्फ के हाथ से खाना छीन लेगा। और जब वहां पर उसे नींद आ रही होती है इसी के साथ साइड के ऊपर से आवाज आती है कि वुल्फ जो है वहां पर उसके ऊपर नजर लगाकर ग्राउल कर रहा है, तो वो उसकी तरफ देखता है और इसी के साथ ही वुल्फ जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए करीब पहुंचता है तो वहीं पर बैठे बैठे वो अपनी लोकेशन होती है उसको चेंज कर लेता है, अपने वुल्फ स्टेप को यूज करते हुए जंप करते हुए दूसरी साइड के ऊपर चला जाता है और उसे कहता है कि बेवकूफ कहेगा, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर सो गया और तुम आसानी से आकर मुझे खा सकते हो, तुम्हें क्या लगा है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हार मान लूंगा। तो वुल्फ गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है, फिर साथ ही वहां पर खाने का टाइम हो जाता है। तो ग्रैंडपा जैसे ही वहां पर खाना अंदर फेंकने लगते हैं हमारा वुमन जो होता है वो ग्रैंडपा के हाथ से खाना छीन लेता है, उसे नीचे गिरने ही नहीं देता और इस बात से वुल्फ जो होता है इस बार वहां पर भूखा रह जाता है। हमारा वुमन जो होता है पत्थर के ऊपर बैठकर वहां पर उस खाने को एंजॉय करता है और कहता है कि अब जहां पर मैं खाना खा रहा हूं और तुम जहां पर भूखे रहोगे। तो ग्रैंडपा भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है कि उसने कर दिया। और फिर कुछ ही दिनों के बाद हमारा वुमन जो होता है वहां पर रस्सियों के साथ उस पूरे वुल्फ को बांध देता है, उसकी टांगे उसके बाजू उसका मुंह भी वहां पर रस्सियों के साथ बांध देता है। और जब वो ये कर लेता है यानी वुल्फ को पूरी तरह सबड्यू कर देता है तो ग्रैंडपा दरवाजा खोलते और अंदर आ जाते हैं और कहता है कि बेटा तुमने यहाँ पर ये कर दिया। साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को ग्रीट नहीं करोगे, इतने दिनों के बाद तुम्हारे ग्रैंडपा अंदर आए हैं। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ग्रीट क्यों करूँ, तुम बुढ़े खुसट गए कि तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारा इकलौता पोता हूँ लेकिन तुम यहाँ पर मुझे एक वुल्फ को खिलाकर मारना चाहते थे। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं नहीं बच्चे ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा था। तो वो कहता है कि शुक्र करो कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि ये ट्रेनिंग का हिस्सा था, चलो शुक्र है ट्रेनिंग खत्म हो गई। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि बेवकूफ कही कि अगर तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करते तो बताओ कि तुम्हारा वुल्फ स्टेप यहाँ पर पहले से ज्यादा इवॉल्व कैसे हो पाता। यही वजह है कि तुमने यहाँ पर ट्रेनिंग को ठीक तरह से परफॉर्म किया और तुमने यहाँ पर वुल्फ को भी सबड्यू कर लिया, यानी कि तुम जिंदा बाहर आ गए और क्या चाहिए। तो वो मोनो से कहता है कि इसका मतलब यह है कि अब जबकि ट्रेनिंग खत्म हो गया तो फिर मैं यहाँ पर से जा सकता हूँ। तो ग्रैंडपा से कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि ट्रेनिंग खत्म हो गई है, अभी तो यहाँ पर ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है। तो वो मुन कहता है कि अब क्या, अब यहाँ पर पीछे बचा क्या है। तो ग्रैंडपा से कहते हैं अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म हो गई है। तो वो मुन से कहता है कि ग्रैंडपा आपने देखा ना कि मैंने यहाँ पर वुल्फ को भी डरा दिया और वुल्फ को डराकर मैंने उसके हाथ पांव भी बांध दिए, अब तो मैं यहाँ पर वुल्फ से डरता भी नहीं हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर और क्या ट्रेनिंग करनी है। तो ग्रैंडपा से कहते हैं कि तुम्हारी एज के बच्चे यहाँ पर इससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं, तुम्हारे डैड को मैंने इससे भी ज्यादा टफ ट्रेनिंग से गुजारा था और तुम यहाँ पर अभी से अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया है कि तुमने यहाँ पर बहुत कुछ सीख लिया है। और उसके बाद ग्रैंडपा से कहता है कि अभी तुमने यहाँ पर वुल्फ स्टेप को कंप्लीटली मास्टर नहीं किया, अभी तो तुम्हें यहाँ पर अपनी साइकी को भी मास्टर करना है, तुमने अभी तक यहाँ पर की कल्टीवेशन को तो सीखा ही नहीं है। जब तुम यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से अपने ब्लड लस्ट को रिलीज करोगे तभी यहाँ पर तुम वुल्फ स्टेप को ठीक तरह से मास्टर कर पाओगे। एक वुल्फ जो होता है अपनी बॉडी के अंदर से ब्लड लस्ट को रिलीज करता है, जब वो ब्लड लस्ट को रिलीज करता है तो उसके सामने का जो दुश्मन होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुम्हें भी यहाँ पर वही करना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर किसी ऐसी रियल डेंजरस सिचुएशन में डालना होगा जहाँ पर तुम्हारा सर्वाइवल रेट 0 हो, यानी कि तुम्हें सर्वाइव करने
के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत करनी पड़े। अब जहाँ पर मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा टफ बनाने वाला हूँ। आज से तुम जहाँ पर वुल्फ्स के बीच रहने वाले हो, तो क्या तुम जहाँ पर ये करना चाहते हो? क्या तुम जहाँ पर अपनी बैटल की को एक्टिवेट करना चाहते हो? तो वो कहता है हाँ ग्रैंडपा, मैं जहाँ पर ये करना चाहता हूँ। तो ग्रैंडपा उसे कहते तो फिर ठीक है, तुम्हें इसी केव के अंदर रहना होगा। हर रोज मैं जहाँ पर एक नया वुल्फ जहाँ पर इस केव के अंदर डाल दूंगा, पूरे 100 दिनों के लिए, जहाँ पर हर रोज एक नया वुल्फ इस केव के अंदर डाला जाएगा और अगले 100 दिन तक इसी तरह चलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जहाँ पर उन वुल्फ्स को संभाल लोगे। और एक और बात, मैं जहाँ पर तुम्हें डेली खाना भी नहीं देने वाला, पूरे 100 दिन तक तुम्हें खुद यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर खाना जो है वो खुद यहाँ पर अंदर ही क्रिएट करना पड़ेगा। सेम रूल जो है वो वुल्फ्स के ऊपर भी अप्लाई होगा कि खाना उनको भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद तुम खुद इमेजिन कर सकते हो कि अगर भूखे वुल्फ्स को खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अगले 100 दिन तक हमारा वू मून जो है वो इस केव के अंदर वुल्फ्स के साथ किस तरह से गुजारने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रैंडपा वू मून से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पूरे 100 दिन के लिए इस केव के अंदर रहना है और हर दिन में यहाँ पर एक वुल्फ का इजाफा कर दूंगा। हर एक दिन यहाँ पर एक वुल्फ बढ़ जाएगा, लेकिन तुम्हें खाना खुद ही अंदर क्रिएट करना पड़ेगा और वुल्फ्स को भी खाना नहीं मिलेगा। तुम सभी को वहां पर सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे को मारना पड़ेगा। तो हमारा वू मून कहता है कि इसका मतलब यह है कि अंदर या तो मैं मरूंगा या फिर वुल्फ्स मरेंगे। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि हाँ यही बात है। और इसी के साथ वो अपने पास एक डैगर उसे देते हैं और कहता है कि ये नाइफ तुम्हारे पास रहेगा, इसको तुम यूज कर सकते हो। तो हमारा वू मून जो होता है वो नाइफ उनके पास ले लेता है और कहता है कि ग्रैंडपा मैं यहाँ पर तैयार हूँ। और उसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम अंदर जा सकते हो। और इसी के साथ हमारा वू मून जो होता है वहां पर केव के अंदर आ जाता है और उसके साथ वो वुल्फ जिसे उसने वहां पर रस्सियों के साथ बांधा था वो वुल्फ जो होता है पहले से वहां पर मौजूद होता है। लेकिन वो पहले से क्योंकि वू मून से डरा हुआ है, इसी वजह से वू मून के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता और वो साइड के ऊपर जाकर बैठ जाता है। और उसके बाद 3 दिन गुजरते हैं और 3 दिन के बाद वहां पर वुल्फ जो होते हैं वो 4 हो जाते हैं। तो हमारा वू मून कहता है कि अब यहाँ पर टोटल 4 वुल्फ हो चुके हैं और चारों वुल्फ जो है वो एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे हैं और साथ ही वो लोग यहाँ पर मुझे भी घूर घूर कर देखते रहते हैं क्योंकि 4 दिन हो गए और हम में से किसी ने भी यहाँ पर खाना नहीं खाया। 4 दिन से ये वुल्फ भी भूखे और मैं भी यहाँ पर भूखा हूँ और पता नहीं किस वक्त ये लोग मेरे ऊपर अटैक कर दे। इसी वजह से वो अपने हाथ में नाइफ लेकर बैठा होता है और इसी के साथ ही वुल्फ जो होते हैं वो अपने ब्लड लस्ट को रिलीज कर रहे होते हैं। 3 वुल्फ जो कि बाद में लाए गए थे वो सारे के सारे काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो गुस्से के साथ घूर कर हमारे वू मून की तरफ देखते हैं। तुम्हारा वू मून अपना नाइफ उनकी तरफ करता और कहता है कि अगर हिम्मत है तो फिर आ जाओ और मेरे ऊपर अटैक करो। और इसी के साथ ही वो तीनों ही वुल्फ जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ भौंकते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और जाकर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो वू मून के ऊपर अटैक नहीं करते बल्कि उसके ऊपर अटैक करते हैं वो जो पहले वाला वुल्फ जो था, जो डरा हुआ था, जो कमजोर था, वो उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डालते हैं और साथ उसको खाना शुरू कर देते हैं। हमारा वू मून कहता है कि जंगल का कानून है, अगर तुम स्ट्रॉन्गर नहीं हो तो फिर तुम मारे जाओगे। इसी तरह इन लोगों ने यहाँ पर कमजोर वुल्फ को मार दिया और उसको मारकर खाना शुरू कर दिया। तुम्हारा वू मून कहता है कि मुझे भी खाना चाहिए और वो वहां पर उसी वुल्फ की तरफ आगे बढ़ता है तो वो अपने ब्लड लस्ट को रिलीज करना शुरू कर देता है क्योंकि यहाँ पर खुद ब खुद उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड लस्ट रिलीज होना शुरू हो जाता है। जब उसकी बॉडी से ब्लड लस्ट रिलीज होता है तो वो कहता है कि ग्रैंडपा ने मुझे मेरे ख्याल में इसी के बारे में कहा था, लगता है कि यही वो बैटल की, यही वो ब्लड लस्ट है जिसके बारे में ग्रैंडपा बात कर रहे थे। और वो बड़ी तेजी के साथ वुल्फ की तरफ आगे बढ़ता है तो एक वुल्फ जो होता है उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करता है। लेकिन हमारा वू मून जो होता है उसको अवॉइड करते हुए अपना बाजू उसके सामने करता है जिसकी वजह से उसके बाजू के ऊपर वो बाइट लगाता है। तो वू मून इसी के साथ अपने नाइफ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। अब वू मून वहां पर उन तीनों वुल्फ्स के बीच में अकेला खड़ा होता है और तीनों वुल्फ्स में से एक जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। वू मून कहता है कि वुल्फ्स की स्पीड तो काफी ज्यादा है लेकिन क्योंकि इन लोगों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया इसी वजह से काफी कमजोर हो चुके हैं। और इसी के साथ ही वो अपना नाइफ जो होता है एक वुल्फ की गर्दन में दंसा देता है जो उसके ऊपर जंप कर रहा था और इसी के साथ से वहां पर नीचे गिराता है और अपनी नाइफ वहां पर उसकी गर्दन के अंदर पूरी तरह से दंसाकर उसको वहीं पर मार डालता है। और बाकी के वुल्फ से कहता है क्या तुम लोग भी यहाँ पर मरना चाहते हो तो फिर आ जाओ। लेकिन बाकी के दोनों डर जाते हैं और डरने के बाद वो लोग पीछे की तरफ हट जाते हैं। और हमारा वू मून जो होता है उसे भी अब यहाँ पर खाना मिल चुका है तो वो अपने वाले वुल्फ की खाल उतारता है, उसे काटता है और उसके काटने के बाद उसका मांस निकालकर खाना शुरू करता है। तो जैसे कि वो उसे खाना शुरू करता है इसी के साथ उल्टी कर देता है और कहता है कि इसका टेस्ट तो बहुत ज्यादा गंदा है। फिर साथ ही वो कहता है चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे इसे खाना तो पड़ेगा, चाहे इसका टेस्ट कितना ही गंदा क्यों ना, मुझे सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर खाऊंगा नहीं तो कमजोर हो जाऊंगा। और बाकी के दोनों वुल्फ हर वक्त मुझे घूर कर देख रहे हैं। और इसी के साथ अगले दिन फिर वहां पर 4 वुल्फ हो जाते हैं क्योंकि इसने यहाँ पर 2 वुल्फ को मार दिया है तो अगले दिन पहले वहां पर 2 वुल्फ से फिर 4 हो जाते हैं। तो इसी के साथ उनमें से एक को वो मार देता है तो फिर वहां पर 4 रह जाते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर हर रोज मैं एक वुल्फ को मार देता हूँ, एक वुल्फ को मारने के बाद आधा वुल्फ का मीट जो है वो मैं खा लेता हूँ और बाकी का मीट जो है वो बाकी के चारों वुल्फ खा लेते हैं। और हर रोज यहाँ पर एक नया वुल्फ आता है और उसके बाद वहां पर उसकी किस्मत के बाकी के वुल्फ यहाँ पर मेरे हाथों से कौन सा वुल्फ उनमें से मरेगा। तो मुझे यहाँ पर हर वक्त खतरा रहता है क्योंकि ये वुल्फ जो है ये किसी वक्त भी मेरे पर अटैक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब ये लोग खा रहे होते हैं या फिर जब ये लोग सो रहे होते हैं उस वक्त मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका मिलता है, यानी कि मुझे तो यहाँ पर सोने का टाइम भी नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि मेरी किलिंग इंटेंट जो है पहले से काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और हर
वक्त में चौकन्ना रहता हूँ, किसी वक्त भी मेरे पर अटैक हो सकता है। सर्वाइव करने का मेरा प्रोफिशिएंट रेट जो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मुझे हर वक्त यहाँ पर अपने इंस्टिंक्ट्स बताते रहते हैं कि वुल्फ्स जो है वो किस वक्त मेरे करीब पहुंच चुके हैं और किस वक्त मेरे पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे वुमून ने वहां पर अपना जो वुल्फ स्टेप है उसको भी हायर लेवल पर पहुंचा लिया। उसका जो वुल्फ स्टेप है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब वुल्फ तो उसकी स्पीड के सामने टिक ही नहीं सकते। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर मैं बड़ी आसानी के साथ वुल्फ स्टेप को यूज करते हुए किसी भी वुल्फ के ऊपर अटैक करके उसको मार सकता हूँ। पहले मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब मैं बड़ी आसानी के साथ बड़ी तेजी के साथ अटैक कर सकता हूँ। और उसके बाद जब वहां पर 100 दिन पूरे हो जाते हैं तो एंड के ऊपर 5 वुल्फ्स बचते हैं। तो हमारा वुमन कहता है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही वुल्फ्स बचे हैं। मेरे साथ ये 5 भी यहाँ पर सर्वाइव कर पाए हैं, बाकी कमजोर वुल्फ्स जो थे वो मारे गए और उसके बाद ये 5 वुल्फ्स एंड तक बच पाए हैं। और साथ ही वहां पर ऊपर जो पत्थर के ऊपर खड़ा था वो कहता है ये स्कार्स वाला जो है ये इनका लीडर बन चुका है। जब से ये यहाँ पर आया है तब से इन सभी लोगों का लीडर बन चुका है, क्योंकि ये बाकी सभी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और इसे खाने को भी ज्यादा मिलता है क्योंकि ये बाकी सभी लोगों के ऊपर राज कर रहा है। और ऊपर से इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट है। इसके पंजे के साथ अगर हिट हुआ तो इसका पंजा काफी ज्यादा डेडली है। तो मुझे यहाँ पर इसके अटैक से बचना होगा, क्योंकि जब भी ये अटैक करने का कहता है तो पहले अपने हेंचमैन्स को आके भेजता है, यानी कि बाकी के वुल्फ्स को ऑर्डर करता है और इसी के साथ ही वो ऑर्डर देता है तो चारों वुल्फ्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा वुमन अपने नाइफ के साथ उन वुल्फ्स के ऊपर अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसी के साथ ही वहां पर वो खुद भी उसके ऊपर अटैक करता है। तो जब वो स्कार वाला उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा वुमन जो होता है वहां पर नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन नीचे गिरने के साथ ही वो अपना नाइफ जो होता है वो वुल्फ की गर्दन के अंदर दंसा देता है। क्योंकि वो लीडर वुल्फ जो होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है तो पीछे की तरफ फट जाता है और इसी के साथ एक वुल्फ आकर उसकी टांग के ऊपर बाइट कर लेता है। तो हमारा वुमन जो होता है उस वुल्फ को भी वहां पर अपने नाइफ के साथ उसके सर में हिट करता है और उस वुल्फ को वहीं पर मार डालता है। उस वुल्फ के वहां पर मरने के बाद अब वहां पर पीछे 2-3 वुल्फ और बचते हैं और उसके बाद हमारे वुमन की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज होता है। इतना पावरफुल किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा था, लेकिन इसी के साथ ही वुल्फ जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तो हमारा वुमन कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग स्ट्रांग हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं। और वो ऊपर की तरफ जंप करता है और जाकर उन दोनों वुल्फ्स के ऊपर अटैक करता है। तो दोनों वुल्फ्स के ऊपर एक साथ अटैक करता है तो वहां पर अपनी बैटल की को भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से दोनों हिट होते हैं और पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो दोनों वुल्फ्स के पीछे की तरफ गिरने के बाद हमारे वुमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि उसने पहली बार अपनी की पावर को यूज किया है। तो वो काफी ज्यादा थक जाता है और कहता है क्या ये सब कुछ खत्म हो गया, क्या मैंने यहाँ पर सभी से सभी वुल्फ्स को मार दिया है। और बाहर से उसे ग्रैंडपा की आवाज आती है। ग्रैंडपा चिल्लाकर उसे कहता है कि वुमन क्या तुम ठीक हो, क्या सब कुछ खत्म हो गया, अंदर इतनी शांति क्यों है, क्या तुम यहाँ पर चुप क्यों हो गए हो, प्लीज जल्दी से मुझे जवाब दो, क्या तुम जिंदा हो। तुम्हारा वुमन सोच रहा होता है कि देखो तो जरा बुड्ढा खुसट कहीं का, यहाँ पर इसे मेरी इतनी चिंता है तो फिर मुझे यहाँ पर वुल्फ्स वाले कमरे में बंद क्यों किया, अब बाहर से यहाँ पर चिल्लाने का क्या फायदा। तो साथ ही वो ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा दरवाजा खोल दो, सभी वुल्फ्स मर चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ग्रैंडपा जल्दी से दरवाजा खोलते हैं, रोते हुए उसकी तरफ देखते हैं और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया मेरे बच्चे, तुम बच गए, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो वो उसकी तरफ देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो काफी बुरी हालत में होती है। तो वो उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। और जब वो बाहर आता है तो बाहर आने के बाद हमारा वुमन 100 दिन के बाद अब यहाँ पर आसमान की तरफ देखता है, बर्फ जो होती है वो थोड़ी बहुत पिघलना शुरू हो जाती है और साथ ही आसमान के ऊपर आयरन ब्लड भी उड़ रहा होता है। तो उसे कहता है कि आयरन ब्लड तुम तो यहीं पर हो, चलो जल्दी से आ जाओ, मेरे पास वापस आओ। तो आयरन ब्लड जो होता है बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ उसके बाजू के ऊपर बैठने के लिए आता है, लेकिन उसके करीब पहुंचते ही वहां पर से वापस चला जाता है, यानी कि मुड़कर वापस आसमान पर चला जाता है। तो वुमन कहता है कि ग्रैंडपा आपने तो कहा था कि ये वफादार पंछी है, लेकिन ये क्या, ये अपने मास्टर को पहचान क्यों नहीं रहा और ये यहाँ पर से भागकर क्यों चला गया। ग्रैंडपा उसे कहता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से ब्लड लस्ट निकल रहा है, इसी वजह से ये डरकर भाग गया है, क्योंकि तुम यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहे हो। पहले तुम्हें यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को काम करना होगा, फिर ये खुद ही वापस आ जाएगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी सारी चोट है, चलो पहले जाकर इनको ट्रीट करते हैं। और उसके बाद उसे हट में लेकर वापस आते हैं जहाँ पर वो उसके लिए मेडिसिन बना रहे होते हैं। तो वो उसके लिए वहां पर काढ़ा बनाते हैं और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी पट्टियां कर देते हैं और साथ उसे काढ़ा पहलाते हैं और उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से इसको पी लो। तुम्हारा वुमन उस काढ़े को पीता है और उसे कहता है कि ग्रैंडपा आपने तो कहा था कि हर्बल मेडिसिन जो है उसमें बहुत सारी एफर्ट्स लगती है, लेकिन आपकी मेडिसिन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लगता है कि आपने इसमें एफर्ट्स नहीं डाली हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे, मैंने यहाँ पर प्यार से तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया और ऊपर से तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मैंने इसमें मेहनत नहीं की। और साथ ही उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे वुमन की स्पीड इतनी हो चुकी होती है कि ग्रैंडपा के पंच को बड़ी तेजी के साथ बड़ी आसानी के साथ अवॉइड कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या अब हमारे वुमन की ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है या फिर अभी उसकी ट्रेनिंग का एक और पड़ाव बाकी है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्कैरियर डायना ब्लेड के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुमन जो होता है वो अपने टेस्ट को पास कर लेता है। 100 दिन उस केव के अंदर वुल्फ्स के साथ सर्वाइव करने के बाद जब वो बाहर आता है तो ग्रैंडपा जो होते हैं उसके लिए काढ़ा बनाते हैं और उसे काढ़ा दे रहे होते हैं और साथ उसे वहां पर अब उसकी ब्लड लस्ट को कंट्रोल करने का तरीका बताने वाले हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि केव के अंदर तुमने सिर्फ और सिर्फ बदतमीजी सीखी है कि अब तुम जहां पर अपने ग्रैंडपा का पंच भी नहीं खाओगे। इसके साथ ही वुमन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा इन सारी फालतू बातों को छोड़े और मुझे ये बताएं कि मैं इस ब्लड लस्ट को कैसे
इसे अपनी बॉडी से निकालूं। ये किलिंग इंटेंट जो मेरी बॉडी से निकल रहा है, क्योंकि आयरन ब्लड भी यहाँ पर मेरे करीब नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इसे अपनी बॉडी से निकाल कर फेंकना होगा। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं बेवकूफ बच्चे, लोगों को सारी जिंदगी लग जाती है इस तरह के ब्लड लस्ट को हासिल करने में, और तुम कह रहे हो कि तुम इसे निकाल कर फेंकना चाहते हो। बेवकूफ बच्चे, तुम्हें इसे निकाल कर फेंकना नहीं है, बल्कि तुम्हें इसे अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करना है। इसके साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ वहां पर सरप्राइज अटैक करते हैं। वो वुल्फ स्टेप को यूज करते हुए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारा वुमन जो होता है क्योंकि उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है, इसी वजह से वुमन वहां पर फ्लिंच भी नहीं करता। और वो ग्रैंडपा से कहता है कि क्या ग्रैंडपा, क्या आप यहाँ पर मुझे सरप्राइज अटैक करके मुझे यहाँ पर सरप्राइज करना चाहते थे? और उसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड लस्ट रिलीज हो रहा था, ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं डरोगे, क्योंकि तुम अब यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हो। और हमारा वुमन भी आगे ससना शुरू कर देता है। तो ग्रैंडपा पीछे हटते हैं और सोच रहे होते हैं कि मुझे थोड़ी देर के लिए वहां पर डर महसूस हुआ। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये मेरे पर अटैक करने वाला है। उसी के साथ ही ग्रैंडपा उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारा वुल्फ स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जबकि तुम्हारा वुल्फ स्टेप कंप्लीट हो चुका है तो अब यहाँ पर तुम्हारे किलिंग इंटेंट को तुम्हारी बॉडी में स्टोर करने की बारी है। तुम्हारा ब्लड लस्ट यानी कि तुम्हारी जो बैटल की तुम्हारी बॉडी से रिलीज हो रही है उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वुमन कहता है लेकिन हम लोग जो कैसे करेंगे ग्रैंडपा, यहाँ पर सारे किलिंग इंटेंट को जो मेरी बॉडी से रिलीज हो रहा है उसे स्टोर कैसे करेंगे? तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर की के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले की कंट्रोलिंग के बारे में सिखाना चाहिए कि आखिर की को कंट्रोल कैसे करते हैं। हमारी दुनिया में आसपास हर एक जगह के अंदर बहुत सारी की एनर्जी होती है जिसे हम लोग अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करके उसे स्टोर कर सकते हैं। तुम्हें सारे के सारे ब्लड लस्ट को अपनी बॉडी में स्टोर करना होगा। जब तुम्हें जरूरत होगी तब तुम इस ब्लड लस्ट को रिलीज करके किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हो, क्योंकि ये ब्लड लस्ट फाइटिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। तुम्हारा वुमन कहता है लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि इसे कैसे यूज करना है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें सारे के सारा वुल्फ स्टेप इसीलिए सिखाया था ताकि तुम यहाँ पर ब्लड लस्ट को रिलीज कर सको और इस ब्लड लस्ट को बाद में कंट्रोल करके इसे यहाँ पर वुल्फ की तरह ही यूज कर सको। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अब यहाँ पर अगली ट्रेनिंग कहाँ पर होने वाली है। वो उसे एक झरने के पास लेकर आता है, क्योंकि बर्फबारी होती है तो झरने का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो वो उसे कहता है कि इस वाटरफॉल के नीचे बैठकर तुम यहाँ पर अपनी की को कंट्रोल करना सीखोगे। तो वो कहता है लेकिन ग्रैंडपा क्यों ना हम लोग गर्मियों में ये करें, सर्दियों में तो पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। आप क्या चाहते हैं कि मैं वहां पर पानी के नीचे बैठकर जमकर मर जाऊं? तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि नहीं, तुम्हारी हार्ट सूत्रा विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है वाटरफॉल के नीचे सबसे बेस्ट काम करेगी, क्योंकि वाटरफॉल के नीचे बैठकर ही तुम जहां पर सही तरह से ध्यान लगा पाओगे, तभी तुम जहां पर अपनी ब्लड लस्ट को डिसअपियर कर पाओगे। तो वो उनसे वो कहते हैं क्या तुम करोगे या नहीं? तो वो कहता हाँ मैं करूंगा, और इसी के साथ ही वो अपनी शर्ट उतारकर वहीं पर बैठ जाता है। तो पानी के नीचे, झरने के पानी के नीचे वो पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाता है जहां पर ऊपर से उसके ऊपर पानी गिर रहा होता है। पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है, तो ठंडा पानी होने की वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और वो ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा मुझे ठंड लग रही है। जबकि ग्रैंडपा कहता है कि ये बच्चा कर क्या रहा है, ये अपनी की पावर को यूज करके अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन शील्ड क्यों नहीं बना रहा, वरना ये तो यहाँ पर जमकर मर जाएगा। तो इसी के साथ ही वो वुमन से कहता है कि बच्चे वहां पर कोशिश करो, तुम कर सकते हो। इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें एक मेथड यूज करना है। तुम्हें यहाँ पर अपनी की पावर को इस तरह से कंट्रोल करना है कि उसे इमेजिन करो कि तुम्हारी बॉडी के इर्द गिर्द एक हीटिंग इंसुलेशन शील्ड बना रही है, जिससे कि पानी तुम्हारे पर गिरे तो सही लेकिन तुम्हारी बॉडी को ठंडा ना कर पाए। तुम्हारी जो की पावर होती है वो तुम्हारी बॉडी को शील्ड भी दे सकती है। और ग्रैंडपा से वहां पर सारी का सारा तरीका बताता है कि कैसे तुम्हें यहाँ पर अपनी की के फ्लो को मैनेज करना है। तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर की को महसूस करना है, ब्लड लस्ट को अपनी बॉडी के अंदर महसूस करो, और उसे पूरी बॉडी के अंदर महसूस करने के बाद उसकी प्रोटेक्शन शील्ड को अपनी बॉडी के ऊपर एक्टिवेट करो। उसके बाद तुम खुद ही यहाँ पर समझ जाओगे कि की के कंट्रोल को कैसे, की के फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तुम्हारा वुमन वहां पर कोशिश करना स्टार्ट करता है और कहता है कि ग्रैंडपा ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इतनी जल्दी ये परफॉर्म कर पाऊंगा, इससे पहले कि मेरी हड्डियां जहाँ पर जम जाए और मैं यहाँ पर ठंडे पानी से जमकर मर जाऊं। यहाँ पर अंदर तक मेरी हड्डियां भी ठंडी होती महसूस होती जा रही है। मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी मरने वाला हूं अगर मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस टेक्निक को यूज नहीं करता। और इसी के साथ ही हमारा वुमन जब वहां पर थोड़ी देर ध्यान लगाता है तो थोड़ी देर के लिए उसे महसूस होता है जैसे कि उसे वहां पर ठंड लगना बंद हो गई। तो वो कहता है कि ये क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हार्ट विजुअलाइजेशन जो मेरे पास टेक्निक है उसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। तो फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी की पावर को इंक्रीज करके देखता हूँ, मैं अपनी पूरी बॉडी के ऊपर उसे इंक्रीज करके देखता हूँ, क्योंकि अब वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी के ऊपर अपनी की पावर को एक्टिवेट करने लगा। तो जैसे ही वो ब्लड लस्ट को वहां पर रिलीज करता है और की पावर को अपनी पूरी बॉडी के ऊपर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, फिर से उसे ठंड लगना शुरू हो जाती है क्योंकि वो ठीक तरह से नहीं कर पाता। तो ग्रैंडपा चलाकर उसे कहते हैं बेवकूफ बच्चे, तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर देते, तुम यहाँ पर इस तरह से इसे नहीं कर सकते, तुम्हें ठीक तरह से यहाँ पर कंसंट्रेट करना होगा। हार्ट सूत्रा जो है ये बहुत ही खास किस्म की कल्टीवेशन टेक्निक है, खास किस्म की कल्टीवेशन टेक्निक जिसे तुम्हारे डैड भी ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तुम्हारे फादर भी इस अपनी ब्लड लस्ट को कंट्रोल करने के चक्कर में बीमार पड़ गए थे क्योंकि वो भी ठीक तरह से पानी के नीचे अपनी कल्टीवेशन टेक्निक के साथ अपनी की के साथ एक प्रोटेक्शन शील्ड नहीं बना पाए थे। तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है। लेकिन हमारा वुमन जो होता है वो कहता है या तो मैं करूंगा या फिर मरूंगा। और इसी के साथ ही वुमन वहां पर जोर लगाना शुरू कर देता है और वहां पर अपनी की पावर को अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक्टिवेट कर लेता
देता है। तो थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी के इर्द गिर्द वहां पर प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है। तो पानी वहां पर गिर तो रहा था लेकिन उसकी बॉडी जो है वो पानी की ठंड की वजह से बची रहती है। तुम्हारा वुमन कहता है कि अब यहाँ पर मुझे ठंड नहीं लग रही और ग्रैंडपा भी वहां पर चैन की सांस लेते हैं और कहता है कि चलो शुक्र है कि तुमने यहाँ पर कर लिया, वरना मुझे तो यहाँ पर हार्ट अटैक आने वाला था। तो उसी के साथ ही पानी के अंदर से बाहर निकलता और कहता है कि ग्रैंडपा तो मुझे यहाँ पर ठंड भी महसूस नहीं हो रही, क्या मुझे अभी भी यहाँ पर झरने के नीचे बैठकर कल्टीवेट करना है? तो ग्रैंडपा अपनी छड़ी के साथ उसके सर में मारते हैं और उसे कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ? मैंने तुम्हें यही तो कहा था कि अगर तुम यहाँ पर अपनी की के फ्लो को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो उसके बाद तुम यहाँ पर ना तो तुम्हें ठंड लगेगी ना तुम्हें गर्मी लगेगी, तुम यहाँ पर इसकी मदद से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाओगे। तो वो उनसे कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन आपने मेरे सर में मारा क्यों? तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी कहा था कि ग्रैंडपा की मार तुम्हारे लिए मेडिसिन का काम करेगी, इसी के साथ ही तुम यहाँ पर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हो। तो वो कहता है नहीं मुझे ग्रैंडपा, मुझे आपकी मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और इसी के साथ ही वहां पर से भागना शुरू कर देता है। जबकि ग्रैंडपा उसके ऊपर डंडे मार रहे होता है और वो वहां पर से भाग जाता है और कहता है कि आज के बाद से मैं आपकी मेडिसिन नहीं लेने वाला। वुमू ने यहाँ पर अपने की के फ्लो को भी मैनेज करना सीख लिया और उसके बाद ग्रैंडपा उसे अपने साथ लेकर रूम के अंदर आते हैं और उसे कहते हैं रात में पता है कि तुम्हारी हार्ट सूत्रा विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है उसे किसने बनाया था? ये ज़ेन सेक्टर के 6th एंसेस्टर ने बनाया था। और ये वाली जो स्पेशल टेक्निक है हार्ट सूत्रा टेक्निक, ये वॉरियर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये टेक्निक कभी मॉन्क्स की हुआ करती थी। तो ये बात सुनने के बाद हमारा वुमन काफी हैरान होता है। तो उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि इसका जो शॉकिंग पार्ट वो क्या है? हार्ट विजुअलाइजेशन वाली टेक्निक जो थी ये एक मॉन्क ने मास्टर की हुई थी। कि हार्ट सूत्रा टेक्निक जिस तरह मैंने तुम्हें बताया कि ये वॉरियर्स के लिए नहीं है, तो इसी वजह से उस मॉन्क ने इस टेक्निक को मास्टर किया हुआ था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उस मॉन्क को फाइट करना पड़ी, लेकिन जब उस मॉन्क ने हार्ट सूत्रा टेक्निक को यूज करते हुए फाइट की तो वो फाइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी कि उसकी फाइटिंग टेक्निक जो थी बाकी के सभी फाइटिंग टेक्निक से बहुत ज्यादा बेहतर निकली और सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो गए। हमारा वुमन कहता है लेकिन ग्रैंडपा आपने कहा कि ये एक टेक्निक जो है वॉरियर्स के लिए नहीं है, तो फिर वो मॉन्क जो है वो सारी जिंदगी जहां पर इस टेक्निक को मास्टर करने के बाद इतना पावरफुल कैसे हो गया और उसकी जो बैटल स्पिरिट थी बाकी सभी लोग से ज्यादा पावरफुल कैसे हुई? ग्रैंडपा से कहते हैं कि असल में ये टेक्निक जो है ये वॉरियर्स के लिए है, लेकिन वॉरियर्स इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए आपके दिल और दिमाग का शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से वॉरियर्स इसको मास्टर नहीं कर पाते क्योंकि वॉरियर्स को पावर चाहिए होती है और पावर की लालच में वो अपने दिमाग और अपने दिल को शांत नहीं रख पाते। इसी वजह से कोई भी इस हार्ट सूत्रा टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाता। लेकिन मॉन्क्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है क्योंकि मॉन्क्स जो होते हैं वो दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता और हमेशा अपने दिल और दिमाग को शांत रखते हैं। इसी वजह से मॉन्क्स हार्ट सूत्रा टेक्निक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तुम एक छोटे बच्चे थे, मैंने 5 साल की उम्र से तुम्हें यहाँ पर हार्ट सूत्रा विजुअलाइजेशन टेक्निक को मास्टर करना सिखाया। इसलिए सिखाया क्योंकि उस वक्त तुम्हारे अंदर पावर को हासिल करने की भूख नहीं थी, उस वक्त तुम्हारा दिल और दिमाग बिल्कुल शांत था, तुम्हारे अंदर यहाँ पर ऐसे कोई ख्याल नहीं था। इसी वजह से मैं तुम्हें जंगल में लेकर आया, जहाँ पर आकर तुम्हें ये टेक्निक सिखा रहा हूँ क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी माइंड के साथ ही सीखी जा सकती है, जिसकी वजह से अब तुम यहाँ पर इस टेक्निक में काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो और बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर 10th लेवल पर पहुंचने वाले हो। तो साथ ही साथ हमारा वुमन जो होता है वो झरने के नीचे रोजाना बैठकर वहां पर प्रैक्टिस करता रहता है ताकि वो अपनी हार्ट सूत्रा टेक्निक के लेवल को अप कर सके और यहीं पर उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी ठंडा निकलती है, जिस ठंडर के साथ वहां पर 3 रिंग्स बनते हैं। तो ग्रैंडपा उन 3 रिंग्स को देखने के बाद कहता है कि ये क्या, इसने तो यहाँ पर ट्रिपल फ्लावर रिंग को अचीव कर लिया है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो हार्ट सूत्रा टेक्निक है ये इसके फादर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे की लाइफ में हमारा जो वुमन है उसका कौन सा एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस तो अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, उसने जो कुछ भी सीखना था वो सब कुछ उसने सीख लिया है। तो गाइस आपको सीरीज कैसी लगी आपने यहाँ पर कमेंट और लाइक करके जरूर बताना है। तो 6 एपिसोड्स हो चुकी हैं और व्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा या नहीं। तो गाइस कैसे आप सब लोग? स्कैरियर देन अ ब्लेड के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुमन जो होता है वो झरने के नीचे बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। तो उसी कल्टीवेशन के दौरान उसके पास से वहां पर एनर्जी की 3 रिंग्स अपीयर होती हैं, जिसे देखने के बाद ग्रैंडपा जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो ट्रिपल एपेक्स फ्लावर्स है, क्योंकि उनकी फैमिली में अभी तक यहाँ पर ट्रिपल एपेक्स फ्लावर किसी ने भी अचीव नहीं किया, क्योंकि ये एक बहुत ही खास लेवल है जिस लेवल को अचीव करने के लिए बड़ी महानता की जरूरत पड़ती है और आपका एक बहुत ही बड़ा जीनियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि मेरा पोता सोमून एक बहुत ही बड़ा जीनियस है। इसी के साथ ही ग्रैंडपा कहते हैं अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें वहां पर से एनर्जी महसूस होती है, तो इसका मतलब यह है कि उसने वहां पर 5 की अवेकनिंग को भी अचीव कर लिया, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर जितनी मेडियंस है उसने सारी की सारी को एक्टिवेट कर लिया और सारी की सारी के अंदर वो की पावर को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उसको स्टोर भी कर सकता है। तो ये देखने के बाद ग्रैंडपा और भी ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इस बच्चे ने तो यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी वेन्स थी उन सारी की सारी वेन्स को अनलॉक कर लिया है। मुझे तो यहाँ पर रोना आ रहा है
है कि हमारी फैमिली की लिनियज जो है वो बहुत ही तेजी के साथ अब आगे बढ़ेगी और हमारा नाम रोशन होगा, ये हमारी फैमिली का नाम बहुत ही आगे तक लेकर जाएगा। तो ग्रैंडपा वहां पर जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं और कहता है कि अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे इस बात का पछतावा नहीं रहेगा क्योंकि हमारी फैमिली की लिनियज बिल्कुल सेफ है। तो उसके बाद ग्रैंडपा कहता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसे अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। साथ उसे कहते हैं तुम जर्नी के अंदर बैठकर की को थोड़ा सा अचीव कर लेते तो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग देने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकूं। तो हमारा वुमन उनसे कहता है कि ग्रैंडपा क्या हुआ, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है? तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि नहीं तुमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया, बात यह है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता क्योंकि मैं तुम्हें जो सिखा सकता था वो सब कुछ मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। तो हमारा वुमन कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है? तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर ट्रिपल एपेक्स फ्लावर्स को अवेकन कर लिया और साथ ही साथ तुमने अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी मेडियंस सारी की सारी को अनलॉक कर लिया है। इसका मतलब यह है कि तुम ऑलरेडी मुझसे आगे निकल चुके हो और मैं यहाँ पर तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं सिखा सकता। और इसी के साथ उसे कहता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? वुमन उनसे कहता है कि ग्रैंडपा मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मेरा दिल दर्द कर रहा हो और साथ ही मुझे यहाँ पर बुखार हो रहा हो, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका है और मुझे यहाँ पर कुछ भी बुरा महसूस नहीं हो रहा, मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर लाइफ और डेथ दोनों के गेट को ओपन कर लिया और साथ ही तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी रेन और डू वेसल्स उन सारी की सारी को भी तुमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी अकम्प्लिश करना नामुमकिन नहीं है, अब तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हो, कोई भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को बड़ी आसानी से मास्टर कर पाओगे। तो हमारा वुमन कहता है कि ग्रैंडपा क्या ये अच्छी चीज है? तो वो उसे कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। अब मैं यहाँ पर तुम्हें क्या ही बताऊं कि तुमने यहाँ पर 5 अवेकनिंग की को भी एक्टिवेट कर लिया है जो कि बहुत ही बेहतर है। तो इसी के साथ ही वुमन जो होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं एक जीनियस हूँ। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि हाँ तुम एक जीनियस हो और इसी के साथ ही आयरन ब्लेड भी वहीं पर ऊपर हवा में उड़ रहा होता है। तो हमारा वुमन उसे कहता है कि आयरन ब्लेड जल्दी से यहाँ पर आ रहा हो। तो इसी के साथ ही आयरन ब्लेड जो होता है उड़ता हुआ सीधा आकर उसके बाजू के ऊपर बैठ जाता है। तो हमारा वुमन कहता है कि देखो ग्रैंडपा अब यहाँ पर मुझे अवॉइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि मैंने अपने ब्लड लस्ट को भी कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पर अपने ब्लड लस्ट को कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया, इसी वजह से अब ये तुम्हारे पास आ गया है। बस इसी तरह यहाँ पर तुम अपने ब्लड लस्ट को कंट्रोल रखना, तो ये हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि ये काफी ज्यादा हैरानी की बात है। तो वुमन कहता है कि क्या हैरानी की बात है? तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ ने भी यहाँ पर ये सब कुछ अचीव कर लिया, हालांकि मुझे तुमसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर इस लेवल तक पहुंच पाओगे। वुमन गुस्से के साथ उनसे कहता है कि ग्रैंडपा बस भी करे, मैं यहाँ पर बहुत बड़ा जीनियस और आप यहाँ पर मेरी तारीफ नहीं कर रहे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है कुछ सालों के बाद का दिखाया जाता है कि हमारा वुमन जो होता है यहाँ पर आर्चरी में काफी ज्यादा महारती हो चुका है, यानी कि अब वो यहाँ पर 3 एरोज को एक साथ लोड करके भी शूट कर सकता है। तो ऊपर आसमान की तरफ 3 एरोज को एक साथ शूट करता है और आसमान में उड़ते हुए तकरीबन 6 पंछी होते हैं उनको एक साथ 3 एरोज के साथ शूट करता है और उसके बाद वो यहाँ पर 3 एरोज को लोड करके पानी के अंदर मछलियां भी पकड़ता है, यानी कि अपने एरोज के अंदर वो इतना ज्यादा महारती हो चुका है कि वो कहीं पर भी निशाना लगाएगा तो उससे निशाना पक्का लगेगा, वो निशाना नहीं चौंकता। तो वो वापस अपने हट के अंदर आता है और ग्रैंडपा के सामने आकर बैठ जाता है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर सारी की सारी बेसिक्स को सीख लिया है। तो हमारा वुमन कहता है कि ग्रैंडपा मैंने यहाँ पर सारे के सारे आर्चरी के तरीके सीख लिया, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। और क्या आप कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ बेसिक्स को सीखा है, मैं तो यहाँ पर एक फर्स्ट क्लास का निशानेबाज बन चुका हूँ। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि बेवकूफी मत करो। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहता है नहीं ग्रैंडपा, मैं तो यहाँ पर अपने वुल स्टेप को भी यूज करते हुए आसमान में भी शूट कर सकता हूँ और चलते हुए टारगेट के ऊपर भी शूट कर सकता हूँ, मेरा निशाना कभी नहीं चौंकता। और आप यहाँ पर मुझसे ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स को ही सीखा हूँ, मैं एक महान तीरंदाज हूँ। तो उसके ग्रैंडपा उसमें सर में पंच मारते हैं और कहते हैं कि इसमें यहाँ पर इतना एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर एक आर्चर बन चुके हो तो तुम यहाँ पर शो ऑफ कर सकते हो? तो वो कहता है कि मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि तुमने अभी तक यहाँ पर की गाइडेड एरो को नहीं सीखा, जब तक तुम की गाइडेड एरो को सीखते नहीं हो तब तक तुम यहाँ पर अपने आप को एक अच्छा तीरंदाज नहीं कह सकते। तो हमारा वुमन उनसे कहता है कि ग्रैंडपा मुझे लगता है कि सिर्फ तलवार ही यहाँ पर की मदद से कंट्रोल की जा सकती हैं, क्योंकि एरोज अगर यहाँ पर उनको अपनी एनर्जी से कंट्रोल करेंगे तो वो सांप की तरह ऐसे ऐसे तो करके नहीं जाएंगे। अब इसी वजह से मैं यहाँ पर की गाइडेड एरोज के ऊपर विश्वास नहीं रखता। क्या आपको लगता है कि की गाइडेड एरोज भी जरूरी होते हैं? तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर अपनी की मदद से एरोज को कंट्रोल करेंगे तो बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। अगर मैं यहाँ पर तुमसे ये बात कहूँ कि बिना एरोज के भी तुम यहाँ पर एरोज को शूट कर सकते हो तुम्हें कैसा लगेगा? तो हमारा वुमन हैरान होकर कहता है ग्रैंडपा सठिया गए हैं क्या, बिना एरोज के एरोज को शूट कैसे करेंगे? क्या आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बो के दागे को खींचकर उसे शूट करना चाहते हैं कि इसमें एरो नहीं है? अगर एरो ही नहीं है तो फिर वो यहाँ पर शूट कैसे होगा? तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अल्टीमेट पीक के बारे में बता रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पर एक तीरंदाज बनना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर बिना एरो के भी एरो को शूट करना आना चाहिए। मैं यहाँ पर की एरो की बात कर रहा हूँ जिसे तुम अपनी की मदद से एक एरो बना सकते हो और उसे यहाँ पर शूट कर सकते
हैं, वो भी एक खाली बो के अंदर से। तो वो उनसे कहता है कि ग्रैंडपा प्लीज यहाँ पर मुझे दिखाएं ये कैसे होता है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मेरी लिमिट यहीं तक थी क्योंकि मैं यहाँ पर इतना ही कर सकता हूँ, मैं भी यहाँ पर इस टेक्निक को नहीं सीख पाया। लेकिन अगर तुम वाकई में इस टेक्निक को सीखना चाहते हो, बिना एरो के तुम यहाँ पर एरोस को शूट करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें अपने एंसेस्टर्स के पास जाना होगा। और वो मून जो होता है पहले तो अपने ग्रैंडपा की बात के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि उसे नहीं लगता कि यहाँ पर बिना एरो के एरो को शूट किया जा सकता है, वो भी सिर्फ एक बो की मदद से। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हारी एज कितनी है। तो वो कहता है कि ग्रैंडपा इस वक्त मैं 17 साल का हूं। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि चलो ये अच्छी बात है कि तुम अभी तक यहाँ पर 17 साल के ही हो, तुम्हारे सीखने के लिए भी काफी टाइम बचा है, तुमने अभी तक वुल स्टेप को अच्छी तरह से मास्टर कर लिया, तो मल्टी शॉट भी यूज कर सकते हो और साथ ही तुमने यहाँ पर एपेक्स हंटिंग टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक बचा है कि तुम अपनी आर्चरी को अल्टीमेट पीक पर पहुंचाओ, जिसके लिए तुम्हें वहां पर अपने एंसेस्टर्स की केव में जाना होगा और वहां पर से एक स्पेशल टेक्निक को पढ़ना होगा, उसे मास्टर करना होगा, तभी तुम यहाँ पर बिना किसी तीर के भी अपने तीर को शूट कर पाओगे। और इसी के साथ ही वो उसे डायरेक्शंस बताते हैं कि तुम्हें कहां पर जाना है। तुम्हारा वो मून जो होता है साथ ही साथ वहां पर उसे दिखाता है कि वो चलता हुआ उस केव की तरफ जा रहा होता है जो कि जंगल में काफी ज्यादा गहराई में होती है। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम्हें वहां पर जाना होगा, वहां पर तुम्हें दो टेक्निक्स मिलेंगी, एक टेक्निक जिसका नाम वूवी टेक्निक है और दूसरी टेक्निक जिसका नाम ट्रिपल यूनिटी स्वर्ड स्टाइल है। वो दोनों टेक्निक्स हमारे एंसेस्टर्स छोड़कर गए हैं क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स जो थे उनमें से एक एंसेस्टर जो था उसे तीरंदाजी बहुत ज्यादा पसंद थी और दूसरा एंसेस्टर उसे तलवारबाजी बहुत ज्यादा पसंद थी। अगर तुम वहां पर जाते हो तुम्हें जाकर दोनों टेक्निक्स मिलेंगी, उन दोनों में से जो टेक्निक भी तुम मास्टर कर पाए वो तुम्हारे लिए आगे जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आने वाली है और दोनों टेक्निक बहुत ज्यादा मुश्किल है। उम्मीद करता हूं कि तुम वहां पर जाकर उसको सीख पाओगे। तुम्हारा वुमन अपने ग्रैंडपा की बातें भी साथ साथ याद कर रहा होता है, साथ साथ वहां पर जगह के पर पहुंच भी चुका होता है जहां पर वो क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है और कहता है मेरे एंसेस्टर्स, मैं युल्ची सुमोन जहां पर आपसे मिलने के लिए आया हूं ताकि मैं आपकी टेक्निक्स को मास्टर कर सकूं। साथ ही वहां पर अपने एंसेस्टर्स के सामने अपना सर झुकाता और कहता है कि फैमिली का यंगस्टर यानी फैमिली का ग्रैंडसन होने के नाते मैं जहां पर आया हूं ताकि आपकी टेक्निक्स को अचीव कर सकूं, प्लीज यहां पर मेरी गाइडेंस कीजिएगा। और जहां पर हमारी एपिसोड 07 का एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सोमून जहां पर से उन टेक्निक्स को मास्टर कर पाएगा, क्या वो दोनों को मास्टर कर लेगा या सिर्फ एक ही टेक्निक को ले पाएगा। तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग स्कैरियर देन ब्लेड के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोमून जो होता है वो अपने एंसेस्टर्स की उस केव की तरफ जा रहा था जहां पर उसे दो टेक्निक्स मिलने वाली है जिनमें से वो एक को मास्टर कर पाएगा या फिर दोनों को मास्टर कर पाएगा, यही हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा सोमून जो होता है वहां पर पहाड़ की चोटी के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है, वहां पर से एक बेल नीचे की तरफ लटक रही होती है। तो वो कहता है कि जहां पर से देखकर तो मेरे भी टांगे कांप रही हैं, लेकिन क्या करूं, मुझे वहां पर उस केव के अंदर जाना है। और वो वहीं पर से नीचे की तरफ जंप लगाता है, अपने वुल स्टेप को यूज करते हुए बेल के साथ लिपटकर उसे सामने वो केव दिखाई देती है। उस केव के ऊपर लिखा होता है उल्जी फैमिली। तो इसी के साथ ही वो जंप करते हुए सीधा उस केव के अंदर चला जाता है क्योंकि ये युल्जी फैमिली जो है उसकी अपनी फैमिली का ही नाम है। वो जंप करते हुए जैसे वहां पर उस केव के अंदर इंटर होता है तो वो कहता है कि फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन साथ उसे अंदर से ब्लड लस्ट महसूस होता है जैसे कि अंदर कोई चीज है। तो वो कहता है हो सकता है कोई बहुत ही खतरनाक जानवर जहाँ पर छुपा हो, लेकिन जहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कोई जानवर कैसे हो सकता है। वो संभल कर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है उसी के साथ ही प्रेशर पड़ना स्टार्ट होता है। तो वो कहता है कि बहुत ही पावरफुल प्रेशर है, मुझे यहाँ पर इसको फेस करके आगे बढ़ना ही होगा। तो वो कहता है चलो देखते हैं कौन यहाँ पर जीता, और वो अपने ब्लड लस्ट को वहां पर रिलीज करता है और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे वहां पर से ब्लड लस्ट जो होता है वो और ज्यादा इंक्रीज होता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। तुम्हारा वुमन कहता है कि इसका ब्लड लस्ट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मुझे यहाँ पर और ज्यादा की एनर्जी को रिलीज करना होगा। और इसी के साथ हमारा वुमन वहां पर और भी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, अपने इर्द गिर्द वहां पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाता है और कहता है कि अब ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर वो ब्लड लस्ट जो है मुझे तंग कर सकता है, अब मेरे पर प्रेशर भी नहीं डाल पाएगा। वुमन जो होता है वहां पर हंसते हंसते आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि अब यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। लेकिन जैसे ही वहां पर केव के दहाने पर पहुंचता है तो अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है। वो की एनर्जी जो निकलती है वहां पर उसके ऊपर और भी प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई उसके ऊपर अटैक कर रहा हो। तुम्हारा वुमन कहता है कि ये क्या चीज है, आज ये अजीब सी चीज क्या है जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रही है, आखिर यहाँ पर इतनी सारी पावरफुल एनर्जी कहां से निकल रही है। तुम्हारा वुमन वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वुमन कहता है कि लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ से ज्यादा है, इसी वजह से तो मेरे की का प्रेशर इसके प्रेशर को फेस नहीं कर पाया। और वहां पर गिरने के बाद जब वो सामने की तरफ देखता है तो वो उस केव के अंदर पहुंच चुका होता है जहां पर उसे वो एंसेस्ट्रल टेक्निक्स मिलने वाली हैं। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, मुझे लगा था कि शायद यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर होगा, कोई बीस्ट, कोई मॉन्स्टर होगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 3 स्क्रोल्स हैं। तो वहां पर 3 स्क्रोल लटके होते हैं, वो 3 यूनिटी स्वर्ड टेक्निक है जो कि यहाँ पर 3 स्क्रोल्स के अंदर होती है, लेकिन उन्हीं के अंदर से ये प्रेशर निकल
निकल रहा होता है। तो वो आगे बढ़ता है, जाकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है, इन ड्राइंग्स के अंदर से प्रेशर निकल रहा था। और वहां पर नीचे एक बॉक्स पड़ा होता है, उस बॉक्स को ओपन करता है और कहता है कि इंसेस्टर्स माफ करिएगा, मैं यहाँ पर अपने सीक्रेट बॉक्स को ओपन करने वाला हूँ, अपनी फैमिली के सीक्रेट बॉक्स को। और जब वो उसको ओपन करता है तो उसके अंदर एक बो पड़ी होती है और साथ ही वहां पर एक बुक पड़ी होती है। तो हमारा वुमन जो होता है वो सबसे पहले उस बो एरो को उठाता है। जैसे वो उस बो एरो को उठाता है तो वो उसे उठा नहीं पाता, वो उसके हाथ से गिर जाती है क्योंकि उसका वजन तकरीबन 100 पाउंड होता है, तो वो इसलिए काफी ज्यादा भारी होता है, तो वो उसे उठा नहीं पाता। तो वो कहता है कि इतनी भारी बो किसने यहाँ पर रखी होगी, इसको तो मैं उठा भी नहीं सकता, तो फिर इसका फायदा क्या, कौन इसको उठाता होगा, लगता है कोई जायंट इसको उठाता होगा, लेकिन अगर हमारे इंसेस्टर ने इसे यहाँ पर रखा है तो उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। तो वो उसे वहीं पर छोड़ देता है और कहता है कि पहले इस बुक को देखते हैं। इसी के साथ ही वहीं पर बॉक्स के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है, बुक को खोलकर उसे पढ़ना शुरू कर देता है। और वहां पर सबसे पहले पेज के ऊपर लिखा होता है कि मेरा नाम युलजी ह्योक है और मुझे ब्लेड्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। यानी कि हमारी फैमिली का जो स्पेशल वेपन था वो बो एरो था, लेकिन मुझे ब्लेड्स ज्यादा पसंद थे। लेकिन जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तब मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है और 40 साल की उम्र में अब मैं यहाँ पर ब्लेड्स के बारे में क्या ही सीख पाऊंगा। समझदार लोगों का कहना है कि तुम अगर एक चीज में अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरी चीज में भी अच्छे हो सकते हो, लेकिन मैं उनको गलत साबित करना चाहता था। मैं यहाँ पर तलवारबाजी तीरंदाजी में पहले से सबसे बेहतर था, लेकिन मुझे यहाँ पर तलवारबाजी भी सीखनी थी और तलवारबाजी में बेहतर बनना था। तो हमारा जो वुमन होता है 7-7 पेजेस पलटता जा रहा था, वहां पर सब कुछ लिखा होता है, उसने अपनी पूरी स्टोरी लिखी होती है। तो ह्यूक वहां पर लिखता है कि मुझे यहाँ पर 20 साल लगे तलवारबाजी सीखने में। 20 साल बाद मैंने यहाँ पर अपनी एक तलवारबाजी की एक ऐसी टेक्निक बनाई जिसका नाम ट्रिपल यूनिटी स्वर्ड स्टाइल रखा। मैंने यहाँ पर जो तलवारबाजी का स्टाइल बनाया था वो बहुत ज्यादा खास था, क्योंकि मैंने यहाँ पर तलवारबाजी के स्टाइल को अपनी आर्चरी को खराने के लिए बनाया था। हमारा वुमन कहता है कि लगता है कि मेरा एंसेस्टर कुछ ज्यादा इगोइस्टिक था, यानी कि उसने 20 साल लगाए सिर्फ और सिर्फ ब्लेड टेक्निक्स को सीखने में। और इसी के साथ ही मास्टर युग कहता है कि लेकिन मेरी इस टेक्निक के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, और वो फ्लॉ ये था कि जब हम लोग यहाँ पर अपनी की को यूज करते हैं तभी हम लोग यहाँ पर ट्रिपल यूनिटी टेक्निक को यूज कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा हमारे पास लो लेवल की होगी उतनी ज्यादा ये टेक्निक खराब परफॉर्म होगी। अगर हमें इस टेक्निक को ठीक तरह से परफॉर्म करना है तो हमारी की का लेवल जो है और उसकी एफिशिएंसी और उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर इस ट्रिपल यूनिटी स्वर्ड टेक्निक को मास्टर करना था तो उसको यूज करना था, तो उसके लिए मुझे और भी ज्यादा की एनर्जी की जरूरत पड़ी और उसके लिए मुझे यहाँ पर एक कल्टीवेशन मेथड बनाना पड़ा। तो शुरुआत में जब मैंने वहां पर कल्टीवेशन मेथड बनाना स्टार्ट किया तो उस वक्त मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसमें कितने साल लगने वाले हैं। मैं पहले यहाँ पर 60 साल का हो चुका था, लेकिन मेरे पास यहाँ पर अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था, तो मुझे लगने लगा कि अब यहाँ पर कल्टीवेशन मेथड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अब मैं यहाँ पर हार मानने वाला था। इस वक्त मैं इसी केव के सामने खड़े होकर डूबते हुए सूरज की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये कल्टीवेशन टेक्निक कभी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं जो भी सोच रहा था, जो बनाने की कोशिश कर रहा था, वो बन नहीं पा रहा था। और मुझे लगा कि ट्रिपल यूनिटी स्वर्ड स्टाइल जो है कभी भी यहाँ पर नहीं बन पाएगा और ये कभी भी अल्टीमेट स्वर्ड स्टाइल नहीं बन पाएगा। लेकिन वहां पर जब मैंने सोचा कि इसे गिव अप कर देते हैं, इसी के साथ ही मैंने डूबते हुए आसमान डूबते हुए सूरज की तरफ देखा और उस वक्त मेरे जहन में एक बात आई, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक ऐसी कल्टीवेशन मेथड बनाएं जिसके अंदर कोई भी सोच ना हो, दुनिया की सारी सोचें खत्म हो जाएं। एक ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक जिसमें हमारा दिलो दिमाग बहुत ज्यादा शांत हो और ऐसी टेक्निक जिसमें हमें पावर हासिल करने की हुड़ ना हो। मुझे वहां पर एक सडन रियलाइजेशन मिली, जिसके बाद मैंने एक टेक्निक बना दी, एक ऐसी टेक्निक जिसको बाद में मैंने वूवी का नाम दिया। हमारा वुमन इस वक्त जिस टेक्निक को मास्टर कर रहा है, हार्ट विजुअलाइजेशन सूत्रा टेक्निक, ये वही वूवी टेक्निक है जो कि उस मास्टर ने, उसके इंसेस्टर ने बनाई थी। हमारा वुमन कहता है कि मेरा इंसेस्टर तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का था, उसने यहाँ पर वूवी टेक्निक को बना दिया। इसका मतलब यह है कि ये उसकी किस्मत में था कि उसने यहाँ पर वूवी टेक्निक को बनाना था। और इसी के साथ हमारा वुमन कहता है कि ये कि आगे की राइटिंग तो काफी ज्यादा अलग है, और इसी के साथ ही वो आगे की राइटिंग को पढ़ना स्टार्ट करता है। तो वहां पर अगला बंदा लिख रहा होता है, वो कहता है कि मेरा नाम युलजी मोक योग है, और यहाँ पर इससे पहले जिस बंदे ने लिखा था वो मेरे ग्रैंडफादर थे। मेरे ग्रैंडफादर को ब्लेड्स काफी ज्यादा पसंद थे, लेकिन मुझे तलवारबाजी के बजाय मुझे यहाँ पर तीर अंदाजी करना बहुत ज्यादा पसंद था, यानी मुझे बो एरोज बहुत ज्यादा पसंद थी। मैं अपने ग्रैंडफादर की इस तलवारबाजी की टेक्निक को हराना चाहता था। मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि तीर अंदाजी भी उनसे ज्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि तीर अंदाजी को सभी लोग यहाँ पर इतना कमजोर समझते हैं। उन्हें लगता है कि तलवारबाजी तीर अंदाजी से ज्यादा बेहतर होती है। इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर एक ऐसी तीर अंदाजी की टेक्निक बनाऊं जिस टेक्निक की मदद से मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की बनाई हुई तलवारबाजी की 3 यूनिटी स्वर्ड स्टाइल टेक्निक को हरा सकूं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की, इतनी मेहनत की कि मैं यहाँ पर अपनी तीरंदाजी की टेक्निक को अल्टीमेट पीक पर पहुंचा सकूं। हालांकि मैंने यहाँ पर उनकी उस तलवारबाजी की 3 यूनिटी स्वर्ड स्टाइल को मास्टर करने की कोशिश की, मैंने उसको यूज करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी। तो मुझे समझ आई कि हमारी तीरंदाजी की टेक्निक जो है उनकी 3 यूनिटी स्वर्ड टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं है। जब मैंने खुद से उसे परफॉर्म किया तो उस वक्त मुझे समझ आ चुकी थी कि मुझे यहाँ पर इसके खिलाफ एक ऐसी टेक्निक बनानी होगी जो कि इसको हरा सके। लेकिन मैंने कभी भी यहाँ पर ट्रिपल यूनिटी स्वर्ड डार्ट से नफरत नहीं की, क्योंकि ये मेरे ग्रैंडपा की टेक्निक थी, हमारी फैमिली की
मार्शल आर्ट्स की टेक्निक थी, इसी वजह से मैंने बस यहाँ पर इसको हराने के लिए अपनी एक टेक्निक बनाना स्टार्ट किया। काफी अरसे की मेहनत के बाद, काफी सालों की मेहनत के बाद मैंने यहाँ पर तीरंदाजी की अल्टीमेट पीक वाली एक टेक्निक बना ली, जिसको मैंने फार्मलेस फायरिंग का नाम दिया। फार्मलेस फायरिंग का मतलब ये था कि मेरे हाथ में एक बो तो होगी लेकिन मेरे पास एरोस नहीं होंगे। मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को एरोस में चेंज करूंगा और इसी के साथ यहाँ पर शूट करूंगा। यहीं पर उसके इंसेस्टर को दिखाता है कि वो अपने हाथ में वहां पर बो को लेकर खड़ा होता है और बो को लेकर साथ ही वो सामने की तरफ शूट करता है। हालांकि उसके हाथ में कोई एरो नहीं होता, तो एनर्जी के साथ एक एरो बनता है और वो एरो जो होता है वो सामने की तरफ शूट होता है और वो बड़ी तेजी के साथ सामने जाकर क्लिफ के ऊपर लगता है। जब वो क्लिफ के ऊपर लगता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी की पावर जो होती है कंसंट्रेटेड होती है और जहां पर भी जाकर वो लगेगा बिल्कुल एक एटम बॉम्ब की तरह फटेगा और वहां पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका होने वाला है। वुमन जब जहां पर ये सब कुछ पढ़ता है तो वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ग्रैंडपा सच कह रहे थे कि हमारे पास सिर्फ एक बो, तो हम लोग बिना एरोस के भी यहाँ पर एरोस को शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे वुमन को यहाँ पर इन दोनों टेक्निक्स में से किसमें ज्यादा इंटरेस्ट होने वाली है।